कहाँ तक हो गए? अच्छा, ये हो गया था अपने में। चलिए, एक क्वेश्चन इसमें और हम ऐड ऑन करते हैं। अब देखिए दोस्तों, ध्यान से, जब तक आप क्वेश्चन की वैरायटी को नहीं पहचानेंगे तब तक कोई मतलब नहीं है। जैसे ये क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन देखते ही बच्चा सीधा पीओएस सीओएस ढूंढने लगता है। जरूरत नहीं है, नहीं है जरूरत। लिटरली इवन जेई एडवांस में और जेई मेंस में आने वाले क्वेश्चंस में भी कई जगह पीओएस और सीओएस की जरूरत नहीं है, लेकिन हमने पढ़ लिया है तो बस हम उसको अप्लाई करना ही चाहेंगे। आप बताइए, कायरल मॉलिक्यूल्स अपने लेवल पर कितने कैटेगरी में बांटे हमने? दो, विद कायरलिटी सेंटर, विदाउट कायरलिटी सेंटर। आप बताइए, क्या ये विदाउट वाला केस है? तो इसके पास कायरलिटी सेंटर होना, और जो कि इसके पास नहीं है। आप बताइए, पूरे मॉलिक्यूल में कायरलिटी सेंटर कितना है? 0। तो आप डिक्लेयर कर सकते हो ऑप्टिकली इनएक्टिव। खत्म, खत्म हो गया खेल यहीं पर ही। अब आप इसको ऐसे कट करके बता रहे हो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो क्या हासिल कर लोगे? आंसर तो आपका पहले ही आ चुका है, ये हमारे सामने रहेगा। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें तो हेडिंग लगा देंगे, assigning RS configuration, assigning RS configuration। RS configuration, या आप ऐसे सिंपल assigning configuration at chirality center, इसमें फिर अपन सारे डिवाइड कर देंगे। assigning configuration, assigning configuration at chirality center, at chirality center, असाइनिंग कॉन्फ़िगरेशन एट कायरलिटी सेंटर। कायरलिटी सेंटर पर हम किसकी बात करेंगे? एक तो हम बात करेंगे आरएस कॉन्फ़िगरेशन की। किसकी बात करेंगे? आरएस कॉन्फ़िगरेशन की हम बात करेंगे, या फिर आप इसको एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन भी कह सकते हो। एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन का नाम आप इसको दे सकते हो। जब एग्जामिनर आपसे बोले असाइन एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, मतलब आपको कौन सी कॉन्फ़िगरेशन असाइन करनी है? आरएस। नेक्स्ट सेकंड अगर अपन बात करना चाहें तो कैपिटल डी ओब्लिक कैपिटल एल कॉन्फ़िगरेशन, कैपिटल डी ओब्लिक कैपिटल एल कॉन्फ़िगरेशन। इसको हम रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन भी कहते हैं, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन भी हम इसको कह देते हैं, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। तो ये दो कॉन्फ़िगरेशन हम असाइन करना सीखेंगे। आरएस ऐसा नहीं है कि केवल कायरलिटी सेंटर पर ही असाइन होता है, पर हमारे लेवल पर कायरलिटी सेंटर पर ही बात करेगा। बाइफिनाइल्स में भी हम कर सकते हैं, एलिन्स में भी हम कर सकते हैं, पर हमारे सिलेबस में बातें नहीं होंगी। हमारे सिलेबस में केवल बातें कहां पर होंगी? कायरलिटी सेंटर पर। हम आपको बताएंगे कि जो आपके मिरर इमेज कंपाउंड होते हैं वो कैसे अलग होते हैं स्पेस में, अरेंजमेंट में, उनका कॉन्फ़िगरेशन सेम आने वाला नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसके ऊपर? आरएस कॉन्फ़िगरेशन पर। क्लियर? तो आप पहले यहां पर हेडिंग लगा देंगे, जो नंबर 1 हम पढ़ने वाले हैं, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। और इसमें पार्ट ए में हम बात करेंगे इन फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, इन फिशर प्रोजेक्शन, इन फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, आरएस कॉन्फ़िगरेशन इन फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। वेज एंड डैश में बात करेंगे, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले में बात करेंगे, बस न्यूमैन सॉहर्स में बात करने की कोई जरूरत नहीं है। नॉर्मली एग्जामिनर हमसे वहां पर बातें नहीं करता है। आइए, सबसे पहले अगर अपन बात करना चाहें इन फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, तो आप जानते हैं ना, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला आपका कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा।
और ये जो आपका एटम रहेगा वो क्या रहेगा, एक कायरलिटी सेंटर। तो आपको करना क्या है, इस कायरलिटी सेंटर चारों एटम और ग्रुप जो जुड़े होंगे आप श्योर हैं कि वो क्या रहेंगे, डिफरेंट। तभी तो एक कायरलिटी सेंटर बना है, तभी तो एक कायरलिटी सेंटर बना है। चारों एटम्स और ग्रुप अलग है। करना क्या है कि जो भी एटम और ग्रुप यहां पर आपके सामने अटैच्ड होंगे उनको हम प्रायोरिटीज असाइन करेंगे। क्या असाइन करेंगे, प्रायोरिटीज। एंड प्रायोरिटीज विल बी असाइंड अकॉर्डिंग टू सीआईपी सीक्वेंस रूल्स, जो हमने ईजेड में पढ़े थे। दोस्त ईजेड हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन आरएस कॉन्फ़िगरेशन हमारे सिलेबस में है। इसीलिए हमने वहां पर सीआईपी सीक्वेंस रूल डिस्कस कर लिए थे, क्योंकि मुझे यहां पर उनकी जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, तो कायरलिटी सेंटर पर जुड़े हुए चार डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स को हम यहां पर प्रायोरिटी असाइन करेंगे। एक ग्रुप को प्रायोरिटी 1 देंगे, दूसरे को 2 देंगे, तीसरे को 3 देंगे और फिर 4 देंगे। एंड दीज प्रायोरिटीज आर असाइन्ड ऑन द बेसिस ऑफ सीआईपी सीक्वेंस रूल। अब आप समझ गए हो सीआईपी सीक्वेंस रूल किस पर बात करता है, एटॉमिक नंबर। जिस एटम के एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा उसको प्रायोरिटी 1 हाईएस्ट प्रायोरिटी देंगे, जिसके सबसे कम उसको लोवेस्ट प्रायोरिटी देंगे, मतलब प्रायोरिटी 4। क्या पॉइंट क्लियर हुआ? तो इसमें लिखिए प्रायोरिटीज आर असाइन्ड टू द एटम्स और ग्रुप्स, 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 priorities are assigned to the atoms or groups according to CIP sequence rule, according to CIP sequence rules, according to CIP sequence rules, according to CIP sequence rules। क्लियर? चलिए आइए देखिए किस प्रकार की बातें करती है। हम प्रायोरिटी असाइन करने के बाद 1 प्रायोरिटी से किसकी तरफ जाएंगे, 2 की तरफ। मूवमेंट हमारा 1 से कहां रहेगा, 2, और 2 से हमारा मूवमेंट कहां पर रहेगा, 3। 1 से 2, 2 से 3, ऐसा हमारा मूवमेंट रहेगा। क्लियर? और ऐसा करने के लिए अगर हम कैसे मूव कर रहे हैं, क्लॉकवाइज। कैसे मूवमेंट ले रहे हैं हम, ऐसा क्लॉकवाइज। क्लियर? तो वहां पर उस कायरलिटी सेंटर पर हम क्या असाइन कर देंगे, कॉन्फ़िगरेशन आर। ठीक है, मान लीजिए अगर अपन बात करें हम 1 से कहां पर जा रहे हैं, 2 पर, 2 से कहां पर जा रहे हैं, 3 पर। ऐसा करने के लिए हमारा मूवमेंट कैसा रहा, एंटी क्लॉकवाइज। कैसा रहा, एंटी क्लॉकवाइज। तो हम वहां पर कॉन्फ़िगरेशन कैसा असाइन कर देंगे, एस। क्लियर? ये बातें अभी अधूरी हैं, अभी आपने फोर्थ प्रायोरिटी की तो बात ही नहीं की है। टोटल प्रायोरिटीज कितनी असाइन की थी हमने, 4। तो आपको 1 से 2 जाना है, 2 से 3 जाना है, 1 से 2 जाना है, 2 से 3 जाना है। 4 पर ध्यान नहीं देना। चाहे 4 1 और 2 के बीच में आ रहा हो चलेगा, चाहे 2 और 3 के बीच में आ रहा हो चलेगा। आपकी निगाहें 1 से 2, 2 से 3 पर होनी चाहिए। फोर्थ प्रायोरिटी को सबसे आखिरी में देखना है। ये बात तभी वैलिड होगी अगर अपन बात करें इफ फोर्थ प्रायोरिटी, इफ फोर्थ प्रायोरिटी कहां पर हो, ऑन वर्टिकल लाइन। आप जानते हैं फिशर में 2 टाइप की लाइंस आपको दिखाई देंगी, किस पर, एक तो हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। ये तभी बोलना है जब फोर्थ प्रायोरिटी वर्टिकल लाइन पर हो। फिर से अगर मान लीजिए आप 1 से कहां पर जा रहे हैं, 2, 2 से कहां पर जा रहे हैं, 3, और आपका मूवमेंट अभी भी कैसा है, मान लीजिए क्लॉकवाइज। कैसा है, क्लॉकवाइज मूवमेंट है, तो आप कॉन्फ़िगरेशन यहां पर एस असाइन करेंगे। मान लीजिए आप 1 से कहां पर जा रहे हैं, 2, 2 से कहां पर जा रहे हैं, 3, और आपका मूवमेंट अभी कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज। कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो आप वहां पर कॉन्फ़िगरेशन कौन सा असाइन करेंगे, आर। ये कब की कहानी है, जब आपकी फोर्थ प्रायोरिटी कहां पर होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन पर। इफ फोर्थ प्रायोरिटी, if fourth priority on horizontal line, horizontal line। दोस्त ध्यान से सुनिए, रुकिए। यानी कि क्लॉकवाइज जाने पर, देखिए क्लॉकवाइज जाने पर आर आएगा या एस आएगा, इट विल बी डिसाइडेड बाय फोर्थ प्रायोरिटी। गेम चेंजर है ये।
क्लॉकवाइज जाने पर आर आएगा या क्लॉकवाइज जाने पर एस आएगा, यह डिसीजन कौन लेगा? फोर्थ प्रायोरिटी। एंटी क्लॉकवाइज जाने पर एस आएगा या फिर आर आएगा, यह डिसीजन कौन लेगा? फोर्थ प्रायोरिटी। यह सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अब हमें इस पर टाइम वेस्ट नहीं करना है। आर क्यों लिख रहे हैं, एस क्यों लिख रहे हैं? आर जो वर्ड आया है वो आपका रेक्टस से आया है, एस वर्ड जो आया है वो सिनिस्टर से आया है, कोई लेना देना नहीं है। आप जानते हैं इसमें एक केमिस्ट का नाम था आर एस कान, क्लियर। हालांकि उसने अपने नाम के ऊपर इस कॉन्फ़िगरेशन को लेने से बिल्कुल मना कर दिया है कि मेरे नाम पर नहीं है, लेकिन साफ जाहिर दिख रहा है आर एस कॉन्फ़िगरेशन। तो हमसे ये सब बातें नहीं पूछी जाती, आर कहां से आया, एस कहां से आया, ये फालतू की बातें, इन पर हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो कायरलिटी सेंटर पर अगर असाइन करना है क्लॉकवाइज, फोर्थ प्रायोरिटी कहां पर है? वर्टिकल पर आर। एंटी क्लॉकवाइज फोर्थ प्रायोरिटी कहां पर है? वर्टिकल पर, तो एस। तो आर आएगा या एस आएगा, इट विल बी डिसाइडेड बाय द फोर्थ प्रायोरिटी। तो आर एस का आंसर आप फोर्थ प्रायोरिटी को देखकर ही दे। जल्दी से नोट डाउन करेंगे, फिर क्वेश्चन आएगा एक जिसमें आपके पेन डाउन होने चाहिए, क्योंकि हम सीआईपी सीक्वेंस रूल को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इस बार हमने थोड़ी सीक्वेंसिंग चेंज की है। हम एनेंशियोमर डायस्टीरियोमर मीजो कंपाउंड से पहले आरएस को लेकर आ गए। सुलटा दिया है क्या? क्या हुआ? आर होगा या एस होगा, इट विल बी डिसाइडेड बाय फोर्थ प्रायोरिटी। क्लॉकवाइज जाने पर आर आएगा या एंटी क्लॉकवाइज जाने पर आर आएगा, ये केवल और केवल डिसीजन कौन लेगा? आपका फोर्थ प्रायोरिटी। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। सुलटा दिया है। आइए पहले एग्जाम्पल से हम बात करना चाहते हैं। पहले एग्जाम्पल से सभी लोग ध्यान से सुने। ये हमारे सामने दिया गया है कुछ इस प्रकार से, यहां पर लगाया गया है फ्लोरीन, यहां पर लगाया गया है क्लोरीन, यहां पर लगाया गया है ब्रोमीन और यहां पर लगाया गया है आयोडीन। यहां से क्वेश्चन बन सकता है आरएस कॉन्फ़िगरेशन से, ध्यान दीजिए। अब आप बताइए, क्या ये जो आपका कार्बन है, क्या ये एक कायरलिटी सेंटर है? ना वी हैव टू असाइन द कॉन्फ़िगरेशन। देखिए इन तीनों केमिस्ट लोगों ने क्या किया कि आप स्पेस में एटम और ग्रुप सेम है या अलग है नहीं पहचान पाओगे, नहीं पहचान सकते आप वास्तव में। हमने दिखाया भी था आपको मॉडल्स के थ्रू कि दिखने में बिल्कुल कैसे लगते हैं, एक जैसे, लेकिन वो एक होते नहीं है। जैसे अगर अपन बात करना चाहे, आप बहुत सारे यहाँ पर रूम में बैठे हुए हो, अगर मैं कुछ सेकंड के लिए बाहर जाऊं वापस आऊं तो किसी ने अपनी जगह बदल ली तो मुझे पता नहीं चलेगा। स्पेस में किसी की पोजीशन चेंज होने पर इतनी आसानी से आइडेंटिफाई नहीं होता। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि जो भी कायरलिटी सेंटर पर जुड़े हुए एटम और ग्रुप है ना, उनको आप टैग दे दो, नंबर दे दो 1 2 3 4। क्लियर। मान लीजिए अगर सभी को नंबर मिले होते, आपकी टी शर्ट पर यहाँ पर बैच नंबर लिखा होता 1 2 3 4 5 6 और आप बिल्कुल उसी सीक्वेंस में बैठे होते, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जाता वापिस आता, अगर किसी ने अपनी जगह बदली होती तो मुझे साफ आइडेंटिफाई हो जाता है। क्लियर, क्योंकि आपकी टी शर्ट पर क्या लिखा हुआ है? नंबर। तो उसकी मदद से मैंने पहचान लिया कि आपने अपनी जगह बदल ली है। तो उसने भी यही कहा कि जो कायरलिटी सेंटर पर जुड़े हुए एटम और ग्रुप है ना, उनकी नंबरिंग कर दो, उनको टैग दे दो। अगर उन्होंने जगह बदली तो आपको साफ पता चलेगा स्पेस के अंदर, वरना आप नहीं पहचान पाओगे। आइए तो यही काम हम करेंगे। बताइए ये कायरलिटी सेंटर है, इधर डायरेक्टली कौन जुड़ा हुआ बताइए? फ्लोरीन। इधर डायरेक्टली कौन जुड़ा हुआ बताइए? क्लोरीन। इधर डायरेक्टली कौन जुड़ा हुआ बताइए? आयोडीन। और इधर कौन जुड़ा हुआ है? ब्रोमीन। सीआईपी सीक्वेंस रूल क्या कहता है? सबसे पहले डायरेक्टली अटैच्ड एटम के एटॉमिक नंबर देखिए, अगर एटॉमिक नंबर में डिफरेंस है तो प्रायोरिटी उसी के बेसिस पर असाइन कर दीजिए। इन चारों में से सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर किसके? तो इसको प्रायोरिटी असाइन करेंगे हम 1। क्लियर हो गया। उसके बाद किसके हैं बताइए? ब्रोमीन, इसको प्रायोरिटी असाइन करेंगे 2। उसके बाद बताइए क्लोरीन, इसको प्रायोरिटी असाइन करेंगे 3। उसके बाद बताइए फ्लोरीन, इसको प्रायोरिटी असाइन करेंगे 4। प्रायोरिटी असाइन कर दी। अब क्या कहता है कि आपको मूवमेंट लेना है 1 से 2, 2 से 3। क्लियर। तो हम जाएंगे 1 से 2, 2 से 3। आप बताइए मेरा मूवमेंट कैसा है? 1 से 2, 2 से 3, एंटी क्लॉकवाइज। नाउ चेक योर फोर्थ प्रायोरिटी। फोर्थ प्रायोरिटी कहां पर है? वर्टिकल। तो आप बताइए
1 से 2, 2 से 3 एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हूं और फोर्थ प्रायोरिटी कहां पर है? वर्टिकल। तो मुझे क्या असाइन करना चाहिए? एस। तो मैं इस कायरलिटी सेंटर के ऊपर क्या लिख दूंगा? एस, कि इस कायरलिटी सेंटर की कॉन्फ़िगरेशन एस है। दैट्स इट। क्लियर? आप बताइए इस मॉलिक्यूल में कितने कायरलिटी सेंटर है? एक। मॉलिक्यूल कंटेनिंग सिंगल कायरलिटी सेंटर क्या मानते हो आप? कायरल। कायरल मतलब ऑप्टिकली एक्टिव। अगर मैं इसके सामने, ध्यान से सुनिए, अगर मैं इसके सामने क्या रख देता हूं? मिरर। क्या रख देता हूं? मिरर। तो आप बताइए इसकी क्या बनेगी? मिरर इमेज। पक्का? जी हाँ। अगर हम इसके सामने रख देते हैं मिरर, तो ये बनकर आ जाती है इसकी मिरर इमेज। बताइए क्लोरीन के सामने क्लोरीन, बताइए फ्लोरीन के सामने, बताइए ब्रोमीन के सामने, बताइए आयोडीन के सामने। पक्का? फिर से आप प्रायोरिटीज असाइन कर दीजिए। सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर आयोडीन का। क्लियर? उसके बाद ब्रोमीन का, उसके बाद क्लोरीन का, और सबसे कम नंबर बताइए फ्लोरीन का। फिर से आप कहां से कहां जाएंगे बताइए? 1 से 2, 2 से 3। आपको 4 देखना ही नहीं है पहले कहां पर है। चाहे 1 और 2 के बीच में आ जाए 4, चाहे आपका 3 और 2 और 3 के बीच में आ जाए 4, आपको बस 1 से 2, 2 से 3 की तरफ जाना है। तो मैं जा रहा हूं 1 से 2, 2 से 3। बताइए मेरा मूवमेंट कैसा है? क्लॉकवाइज। नाउ फोर्थ प्रायोरिटी देखिए, 1 से 2, 2 से 3, और मेरा फोर्थ प्रायोरिटी कहां पर है? वर्टिकल। 1 से 2, 2 से 3 कैसा जा रहा हूं? क्लॉकवाइज। फोर्थ प्रायोरिटी कहां पर है? वर्टिकल। तो मुझे क्या कॉन्फ़िगरेशन असाइन करना है? आर। तो मैं यहां पर लिख दूंगा आर। इसका मतलब ये समझा रहा है कि भाई ये दोनों कंपाउंड सेम नहीं है। हालांकि देखो दोनों में कनेक्टिविटी एग्जैक्टली क्या है? सेम है। देख सकते हो आप, वही क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन जुड़े हुए हैं, चारों एटम जुड़े हुए हैं, पर चारों के जुड़ने का जो सीक्वेंसिंग है वो सेम नहीं है। आप देखिए पहले 1, 2, 3 कैसे आ रहे थे? एंटी क्लॉकवाइज। पर अब कैसे आ रहे हैं? क्लॉकवाइज। इतने में ही कंपाउंड चेंज हो गया है। इतने में ही कंपाउंड क्या हो गया है? चेंज। तो एक कायरल मॉलिक्यूल की मिरर इमेज सेम कंपाउंड नहीं होता। हम तो कभी से कह रहे हैं कि कायरल मॉलिक्यूल और उसकी मिरर इमेज क्या होते हैं? नॉन सुपर इंपोजेबल, नॉन आइडेंटिकल। आज पता भी चल गया कि वास्तव में का कॉन्फ़िगरेशन भी क्या है? अलग। जैसे सिस ट्रांस अलग होते हैं, वैसे ही दोस्त ये भी क्या है? अलग है। तो एक कायरल मॉलिक्यूल की जो उसकी मिरर इमेज होती है दोस्त, उसे हम क्या बोलते हैं? इनेंशियोमर। क्या बोलते हैं? इनेंशियोमर। हम इनेंशियोमर को वापस आकर भी डिफाइन करेंगे। तो अगर एक कायरल मॉलिक्यूल है और इधर उसकी कौन है? मिरर इमेज, तो आप उसको क्या बोलोगे? उसका इनेंशियोमर। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ? चलिए, तो अगर आप आर के सामने मिरर रखोगे कभी भी, किसके सामने? आर के सामने, तो आपको कौन दिखाई देगा? एस। तो यही तो देखो ना आप, यहां पर कौन है? आर। यहां रखा हुआ आपने मिरर इमेज में, कौन बन रहा है? एस। तो अगर आप कभी भी एस के सामने क्या रखोगे? मिरर, तो आपको कौन दिखाई देगा? आर। यानी कि आर की मिरर इमेज एस होता है और एस की मिरर इमेज आर होता है। ये आप ऑप्टिक्स वाले रूल मत लगाना कि सर आर की तो आर ही हो सकता है, आर की एस कैसे हो सकता है। मतलब ये है कि अगर आपके मॉलिक्यूल में कॉन्फ़िगरेशन आर है तो उसके मिरर इमेज की कॉन्फ़िगरेशन एस होगी, ये कहना चाह रहा हूं। अगर मान लीजिए इसकी कॉन्फ़िगरेशन एस है तो इसकी मिरर इमेज की आर होगी, ये है मतलब। आप ये मत सोचना कि सर आर के सामने आर बनेगा, ये कैसी बात हो गई है। बिल्कुल हम कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? कॉन्फ़िगरेशन की। तो इस प्रकार से हमें बात करनी है। एक कायरल मॉलिक्यूल और उसकी मिरर इमेज के बीच में रिलेशन क्या होता है? एनेंशियोमर्स। आप बताइए मिरर इमेज सुपर इंपोजेबल है या नॉन सुपर इंपोजेबल? तो ये क्वेश्चन आया था नीट 2022 में। एनेंशियोमर्स हैव नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज। सही बात है। ये इसका एनेंशियोमर है, ये इसका एनेंशियोमर है। तो इन ये एक दूसरे पर कैसे हैं? नॉन सुपर इंपोजेबल। तो कायरल मॉलिक्यूल की मिरर इमेज उसका एनेंशियोमर होता है। और एनेंशियोमर किसके लिए एग्जिस्ट करता है? कायरल के लिए। क्योंकि अकायरल की तो मिरर इमेज उसका होमोमर निकल कर आता है। सेम ही तो होते हैं, आइडेंटिकल बोलते हैं आप उनको। तो जल्दी से नोट डाउन करेंगे, आगे बढ़ूंगा। जल्दी जल्दी लिखेंगे भाई। क्लॉकवाइज जाने पर आर होगा या क्लॉकवाइज जाने पर एस होगा? दिस विल बी डिसाइडेड बाय द फोर्थ प्रायोरिटी।
ये ध्यान रखिए इस बात का। क्लॉकवाइज जाने पर आर भी आ सकता है, क्लॉकवाइज जाने पर एस भी आ सकता है। डिसीजन कौन लेगा? आपकी फोर्थ प्रायोरिटी। सुलटा दिया है क्या? चलिए देखिए, ये स्टीरियो है और स्टीरियो में सबसे ज्यादा सुलटाने के चांसेस रखता है। अगर हमने ढंग से चीजों को नहीं समझा तो हमें क्या कर देगा? साफ, हल्के से क्वेश्चन में साफ करके चला जाता है। देखिए मिरर किस तरीके से लगाए जा सकते हैं। एक तो मिरर आपने ऐसे लगाया है, मान लीजिए अगर मैं मिरर इसके नीचे ऐसे लगा देता, ध्यान से सुनिए, कैसे लगा देता? इस प्रकार से। अब जानते हैं मिरर कई तरीके से रखा जा सकता है। अपने सामने मिरर को इमेजिन कीजिए, एक मेरे सामने रख दो ऐसे, तो मेरी इमेज यहां से बनेगी। एक आप मिरर को मेरे बाजू में रखो तो इमेज यहां से बनेगी। एक मिरर को आप इधर रखिए तो इमेज यहां से बनेगी। एक मेरे सिर के ऊपर मिरर को रखिए तो इमेज कहां से शुरू होगी? सिर से तो शुरू होगी। एक मैं मिरर के ऊपर खुद खड़ा हो जाऊं तो इमेज जूतों से शुरू होगी। तो मिरर कहां रखा गया है? इस केस में मिरर को ऐसे रखा गया है। तो आप देखो, क्लोरीन के सामने, ब्रोमीन के सामने, फ्लोरीन के सामने और आयोडीन के सामने ऐसी इमेज बन गई। अब की बार मिरर को मॉलिक्यूल के नीचे रखा गया है, तो क्या आप बता सकते हैं कि मुझे किस प्रकार की इमेज यहां पर ऑब्जर्व होने वाली है? बताइए किस प्रकार की? ब्रोमीन के सामने पक्का? बताइए क्लोरीन के सामने, बताइए आयोडीन के सामने, बताइए अगर अपन बात करना चाहें फ्लोरीन के सामने, यही बनेगा। वापस से प्रायोरिटी असाइन कीजिए। अगर अपन बात करें इसको तो प्रायोरिटी क्या मिलेगा? 1। इसको प्रायोरिटी क्या मिलेगा? 2। इसको प्रायोरिटी क्या मिलेगा? 3। और इसको प्रायोरिटी क्या मिलेगा? 4। बताइए कहां जाऊंगा? 1 से 2, 2 से 3, पक्का? जी हाँ। तो इस प्रकार से जाऊंगा। मेरा मूवमेंट बताइए, 1 से 2, 2 से 3, कैसा मूवमेंट चल रहा है? क्लॉकवाइज। और फोर्थ प्रायोरिटी कहां पर है? वर्टिकल लाइन। तो बताइए कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? आर। दोस्त देख ले, एस की मिरर इमेज आर होता है, चाहे तुम मिरर कहीं रख ले, कद्दू फर्क पड़ने वाला नहीं। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? ध्यान से सुनते जाना मेरी बात को। अगर मैं इस कंपाउंड को क्या कह देता हूं? 1। इस कंपाउंड को क्या कह देता हूं? सेकेंड। और इस कंपाउंड को क्या कह देता हूं? थर्ड। मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। यहां पर स्टीरियो केमिकल रिलेशन पूछता है। क्या पूछता है? स्टीरियो केमिकल रिलेशन। हमसे यहां पर बातें करेगा स्टीरियो केमिकल रिलेशन का। किसकी बातें करेगा? स्टीरियो केमिकल रिलेशन। अगर वो मुझसे पूछता है 1 एंड 2 के बीच में क्या रिलेशन है, तो सबसे पहले आप चेक करो 1 और 2 में कनेक्टिविटी सेम है क्या? सेम ही है कि कार्बन तो है, तो कनेक्टिविटी क्या है? सेम। केवल और केवल किस में डिफरेंस है? कॉन्फ़िगरेशन में। एक आर है और एक एस है, तो ये स्टीरियो आइसोमर्स है। और स्टीरियो में भी कौन से? कॉन्फ़िगरेशनल। कौन से? कॉन्फ़िगरेशनल। अगर इधर आर आ जाए और उधर क्या जाए? एस, तो आप इनको क्या कह सकते हो? इनएंसियोमर्स। क्या कह सकते हो? इनएंसियोमर, क्योंकि आर की मिरर इमेज क्या होता है? एस। तो ये आपके सामने इनएंसियोमर्स है। ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें, आपसे फिर से पूछ रहा है कि आप बताइए 1 में एंड 3 में क्या रिलेशन है? 1 में एंड 3 में क्या रिलेशन है? तो आप बताइए 1 और 3 एक दूसरे की फिर से क्या है? मिरर इमेज। और एक कायरल मॉलिक्यूल की मिरर इमेज उसका इनएंसियोमर होता है। तो अगर इधर कॉन्फ़िगरेशन एस है और उधर क्या जाए? आर, कनेक्टिविटी क्या रहे? सेम, तो समझ जाओ इनएंसियोमर से। तो ये फिर से इन दोनों के बीच में रिलेशन किसका है? बताइए, एनेंसियोमर्स का है। फिर से रिलेशन एनेंसियोमर्स का है। फिर आपसे पूछ रहा है कि बताइए सेकंड एंड थर्ड में क्या रिलेशन है? बताइए, यहां पर कॉन्फ़िगरेशन क्या है? आर। और यहां पर भी कॉन्फ़िगरेशन क्या है? आर। अब आपकी आंखों को कभी भी एक नजर नहीं आएंगे। आप बोलोगे सर लग तो नहीं रहे एक है, लेकिन उससे कोई फर्क पड़ने वाला। हमें नहीं करवाना रोटेट भी, कुछ नहीं करवाना, हमें टाइम है ही नहीं हमारे पास। हमें पता है कि पहले चेक करो कनेक्टिविटी दोनों पर क्या है? सेम। चेक करो इस बात को, कनेक्टिविटी सेम है। जी हाँ। और कॉन्फ़िगरेशन भी क्या है? सेम। कॉन्फ़िगरेशन सेम होने का मतलब कि स्पेस में एटम और ग्रुप्स का अरेंजमेंट नहीं बदला है। ये आर से एस जाना या एस से आर आना ये बता रहा है
कि स्पेस में बदल गया है मॉलिक्यूल। यहां पर इनका अरेंजमेंट स्पेस में सेम नहीं है, पर इन दोनों का अरेंजमेंट स्पेस में सेम है। तुझे लगे या ना लगे से फर्क नहीं पड़ता है। इसीलिए आरएस कॉन्फ़िगरेशन को लाया गया है कि तू अपनी आंखों से कभी नहीं पहचान पाएगा। स्टीरियो का मतलब होता है खुली आंखों से धोखा। आपको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं करना है। तो ये दोनों कंपाउंड्स क्या है? सेम है। आप इनको क्या कह सकते हो दोस्त? होमोमर्स कह सकते हो या आइडेंटिकल्स कह सकते हो कि सर ये दोनों कंपाउंड क्या है? सेम। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आया? जल्दी से जल्दी निपटाएंगे और नोट लगाकर इस पॉइंट को हम लिखेंगे कि एनेंशियोमर्स को हम कैसे पहचान सकते हैं। हमें टू द पॉइंट बात करनी है, सिंपल शब्दों में आंसर देना है। हे लिख दीजिए, enantiomers have exactly opposite RS configuration. Enantiomers have exactly opposite RS configuration. Enantiomers have exactly opposite RS configuration. Enantiomers have exactly opposite RS configuration at each chirality center. Enantiomers have exactly opposite RS configuration at each chirality center. Enantiomers have exactly opposite RS configuration at each chirality center. ठीक है? तो जो स्टीरियो आइसोमर एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? एनेंशियोमर। तो कभी हमसे पूछे कि ये दोनों एनेंशियोमर हैं या नहीं है, तो हम मिरर इमेज से नहीं पहचानेंगे। कहां से पहचानेंगे? आरएस से। ये है टूल हमारा। क्लियर? क्योंकि मिरर ऐसे लगाया गया है, ऐसे लगाया गया है, ऐसे लगाया गया है, या फिर ऊपर की साइड लगाया गया। हम इतना नहीं सोचेंगे, इतने में तो हम आंसर दे देंगे उसको। कोशिश करते हैं कि मिरर कहां रखा है, कहीं भी रखो, क्या फर्क पड़ता है? आरएस इसीलिए तो आया है। चलिए नोट में दूसरा पॉइंट लिखेंगे, दूसरा पॉइंट लिखेंगे इसी के अंदर, जो हम अगले क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। इंटरचेंज ऑफ एनी टू एटम्स ऑब्लिक ग्रुप्स, इंटरचेंज ऑफ एनी टू एटम्स oblique groups at chirality center, interchange of any two atoms oblique groups at chirality center reverse the RS configuration. Interchange of any two atoms oblique groups at chirality center reverse the RS configuration. Interchange of any two atoms or groups at chirality center reverse the RS configuration. रिवर्स द आरएस कॉन्फ़िगरेशन का मतलब समझते हो? आर था तो क्या हो जाएगा? एस, और एस था तो क्या हो जाएगा? आर। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के बीच में है, सभी के पेन डाउन होने चाहिए। यहां पर हमारे सामने Cl है, यहां पर CH2SH है, और यहां पर अगर अपन बात करें तो NH2 है। ध्यान से सुनते रहिए। क्लियर? आप बताइए, अगर मैं इसमें बात करना चाहूं तो कितने कायरलिटी सेंटर है? पूरे मॉलिक्यूल में कितना कायरलिटी सेंटर? यू विल से देयर इज ओनली वन कायरलिटी सेंटर। मतलब इस मॉलिक्यूल में आपको मिला क्या? सिंगल कायरलिटी सेंटर। आप बताइए, सिंगल कायरलिटी सेंटर की अगर अपन बात करना चाहें तो मॉलिक्यूल कायरल या अकायरल? तो ये मॉलिक्यूल कैसा रहेगा? कायरल। पक्का? अगर मैं अभी से इसके सामने क्या रख दूं? मिरर। क्या रख दूं? मिरर। तो बताइए कायरल मॉलिक्यूल की मिरर इमेज बनेगी कि नहीं बनेगी?
और कायरल मॉलिक्यूल की मिरर इमेज आइडेंटिकल या नॉन आइडेंटिकल, तो वो एनेंशियोमर होते हैं। क्या होते हैं? एनेंशियोमर। एक कायरल मॉलिक्यूल की मिरर इमेज उसका एनेंशियोमर होता है। तो अगर मैंने यहां पर इमेज बना दी तो कुछ इस प्रकार से बनेगी। बताओ Cl के सामने Cl, बताइए CH2SH के सामने CH2SH, बताइए NH2 के सामने NH2, बताइए COH के सामने COH। अब समझिए, हम ये कमेंट कर सकते हैं कि सर आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन बता दो। अगर यहां R होगा तो वहां S आएगा, और यहां S होगा तो वहां R आएगा, क्योंकि हम जानते हैं enantiomers have exactly opposite RS configuration। तो आप इनके बीच में अगर अपन बात करना चाहें तो आप यहां लिख सकते हैं अभी से ही, ये एक दूसरे के क्या है? enantiomers। क्या है? एक दूसरे के enantiomers। एक कायरल मॉलिक्यूल की मिरर इमेज उसका क्या होता है? enantiomer होता है। आइए अब हम कॉन्फ़िगरेशन असाइन करेंगे। मैं बस आपको सीआईपी सीक्वेंस रूल थोड़े से रिवाइज करवा रहा हूं, बाकी मेरा काम हो चुका है। बताइए सबसे पहले इधर बताओ डायरेक्टली कनेक्टेड एटम कौन है? क्लोरीन। ऊपर बताओ डायरेक्टली कनेक्टेड एटम कौन है? कार्बन। इधर बताओ डायरेक्टली कनेक्टेड एटम कौन है? नाइट्रोजन। इधर बताओ डायरेक्टली कनेक्टेड एटम कौन है? कार्बन। पक्का? तो आपने क्या बोला था सीआईपी सीक्वेंस रूल में कि पहले तो चेक करो, अगर एटॉमिक नंबर अलग अलग है तो प्रायोरिटी असाइन करो। जैसे इन दोनों के एटॉमिक नंबर क्या है? सेम, बाकी इन दोनों के तो अलग। तो इन दोनों में से बताओ हाईएस्ट एटॉमिक नंबर किसके हैं? सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर किसके हैं? क्लोरीन। तो इसको तो प्रायोरिटी दे देते हैं 1। क्लियर हो गया? आप बताइए इसको प्रायोरिटी दे देते हैं 2। क्लियर? अब इन दोनों के एटॉमिक नंबर क्या है? सेम, और इन दोनों से कम भी है, तो इसलिए सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर इसका था, इसको 1 मिला। उसके बाद इसका था, इसको 2 मिला। अब इन दोनों के एटॉमिक नंबर क्या है? सेम, और इन दोनों से कम भी है, इसलिए यहां प्रायोरिटी नहीं आई। तो अगर डायरेक्टली अटैच्ड एटम के एटॉमिक नंबर क्या जाते हैं? सेम। तो बताइए सीआईपी सीक्वेंस रूल में क्या बोला गया था? आगे जो एटम जुड़े हुए हैं उनके एटॉमिक नंबर कंपेयर कीजिए। कब तक? जब तक कि आपको डिफरेंस ना मिल जाए तब तक। क्लियर? चलिए तो बताइए किस प्रकार से बात करेंगे। क्या आप मुझे बता सकते हैं इस कार्बन पर कौन कौन जुड़ा हुआ है? एक सल्फर डिक्रीजिंग एटॉमिक नंबर में एंड 2 हाइड्रोजन। क्या आप मुझे बता सकते हैं इस कार्बन पर कौन कौन जुड़ा हुआ है? कितने ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं? 2 बोल रहे, उनकी गर्दन तोड़ दूंगा मैं। सीआईपी सीक्वेंस रूल इसी दिन के लिए पढ़ाया गया था। बताइए कार्बन के ऑक्सीजन के साथ कितने बॉन्ड हैं? 3। तो 3 ऑक्सीजन जुड़े हैं, सिग्मा पाई से मुझे कोई लेने देना नहीं है। तो यहां पर 3 ऑक्सीजन एटम्स आर अटैच्ड। क्या ये पॉइंट सही है? जी हाँ। अब आप कंपेयर कीजिए, इस पर पहला ही कौन है? सल्फर, और उस पर कौन है? ऑक्सीजन। किसके एटॉमिक नंबर ज्यादा है? तो इसको मिलेगी अगली प्रायोरिटी। 1 एंड 2 तो डिसाइड हो चुकी है, तो इसको प्रायोरिटी कौन सी मिलेगी? 3, और इसको प्रायोरिटी कौन सी मिलेगी? 4। क्या ये पॉइंट क्लियर हो गया है? अब बताइए अगर मुझे कॉन्फ़िगरेशन असाइन करना है, व्हाट शुड बी द मोमेंट? 1 से 2, 2 से 3। आपको 4 को देखना ही नहीं है कहीं भी आ जाए, मतलब 1 से 2, 2 से 3। मेरा मूवमेंट बताइए कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज। 1 से 2, 2 से 3। एक मिनट सर, 1 एंड 2 के बीच में तो कौन है? 4। कहीं आए कोई फर्क? तुम्हें 1 से 2, 2 से 3 जाना है, फोर्थ को बाद में देखना है। तो 1 से 2, 2 से 3, बताइए मेरा मूवमेंट कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज। अब देखो फोर्थ प्रायोरिटी कहां है? कहां पर है? वर्टिकल। देन आई हैव टू असाइन द कॉन्फ़िगरेशन एस। सो इट इज हैविंग कॉन्फ़िगरेशन एस बाय डिफॉल्ट। अब उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आना चाहिए? आर। अब देखना आर ही आएगा। तो यहां पर इसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा, अभी तो डिसाइड किया था हमने, और उसके बाद इसका। इन दोनों में देखो किसको प्रायोरिटी दी हमने? इसको प्रायोरिटी 3 दी, और उसको प्रायोरिटी 4 दी। आप बताइए मैं कहां से कहां जा रहा हूं? बताइए 1 से कहां जाना पड़ेगा? 2, 2 से 3। तो मैं जाऊंगा 1 से 2, 2 से 3। फोर्थ प्रायोरिटी 1 और 2 के बीच में कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये 2 और 3 के बीच में होता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे केवल 1 से 2, 2 से 3 दिखाई दे रहा है। तो ऐसा करने के लिए मेरा मूवमेंट कैसा है? क्लॉकवाइज। एंड फोर्थ प्रायोरिटी कहां पर है? वर्टिकल लाइन। देन द कॉन्फ़िगरेशन विल बी आर। अब देख लो एस की मिरर इमेज आर। इसका मतलब ये दोनों कंपाउंड्स एक दूसरे के क्या हैं? एनेंशियोमर। दोस्त आपने यहां से यहां जाने पर केवल 2 एटम्स या ग्रुप को इंटरचेंज किया है। 2 एटम्स या ग्रुप को इंटरचेंज किया है। इसमें इस कायरलिटी सेंटर पर पता आपने क्या किया है? इस कायरलिटी सेंटर पर आपने NH2 को और Cl को इंटरचेंज कर दिया है। आप देखो इसमें ये तो एग्जैक्टली क्या है? सेम। आपका पहले Cl किधर था? राइट हैंड साइड में, और इसमें Cl किधर है? लेफ्ट हैंड साइड में।
तो आपने NH2 और Cl को क्या कर दिया है, इंटरचेंज। NH2 और Cl को क्या कर दिया है, इंटरचेंज। तो इस कायरलिटी सेंटर पर अगर आपने दो एटम्स और ग्रुप को आपस में बदल दिया है तो कॉन्फ़िगरेशन बदल जाएगा। आप देख लो, एस से क्या हो गया है, आर। ये तो मैंने आपको बताया कि इंटरचेंज हुआ है। आप चाहो तो किसी और को भी कर सकते हो। एक ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूं कि आप जिसको कहोगे उसको इंटरचेंज करेंगे। इसका कॉन्फ़िगरेशन मुझे मालूम है। कोई दो ग्रुप, कोई भी दो, चाहे वो हॉरिजॉन्टल पर हो चाहे वो वर्टिकल पर हो, कहीं भी हो इस कायरलिटी सेंटर पर, आपस में बदलोगे तो कॉन्फ़िगरेशन बदल जाएगा। आप बताइए किन दो को बदलना चाहते हैं, किसको? ग्रुप बताइए, प्रायोरिटी मत बताइए। NH2 को और COH को बदल दे। चलिए बाकी को सेम रखना है। बताइए इधर कौन है, क्लोरीन। इधर बताइए कौन है, CH2SH। तो ये तो हमने एज इट इज रखे हैं। इन दोनों को क्या कर दिया है, इंटरचेंज। तो ऊपर बताइए कौन चला जाएगा, NH2 पक्का। यहां पर कौन आ जाएगा, COOH। तो आपका यहां से वहां जाने पर हमने दो ग्रुप्स को इंटरचेंज किया है और आपने पॉइंट लिखवाया है कि इंटरचेंज करने पर प्रायोरिटी बदल जाती, मतलब कॉन्फ़िगरेशन बदल जाती है। आइए पता करते हैं। सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर बताओ इस कायरलिटी सेंटर पर किसका है, क्लोरीन। इट विल गेट प्रायोरिटी 1। उसके बाद इधर कौन है, नाइट्रोजन। तो इसको प्रायोरिटी क्या मिलेगी, सेकंड। इन दोनों के एटॉमिक नंबर सेम, हमने डिसाइड किया हुआ, देखो यहां पर डिसाइड कर लिया ना। बताइए इन दोनों ग्रुप्स में से इसको प्रायोरिटी क्या मिलेगी, थर्ड। और इसको प्रायोरिटी क्या मिलेगी, 4। बताइए मुझे कहां से कहां जाना चाहिए, 1 से 2, 2 से 3। लेकिन सर 4 तो 2 और 3 के बीच में, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम्हें 1 से 2, 2 से 3 जाना है। तो मैं जा रहा हूं 1 से 2, 2 से 3। बताइए मेरा मूवमेंट कैसा है, 1 से 2, 2 से 3 मेरा मूवमेंट कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज। एंड फोर्थ प्रायोरिटी कहां पर है, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो आप बताइए 1 से 2, 2 से 3 एंटी क्लॉकवाइज एंड फोर्थ प्रायोरिटी ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन, द कॉन्फ़िगरेशन विल बी आर। आप देख लो, तो आपका एस से क्या हो गया है, आर। तो किसी भी दो एटम और ग्रुप को अगर आप कायरलिटी सेंटर पर इंटरचेंज कर देते हैं तो कॉन्फ़िगरेशन बदल जाता है। दोस्त और भी शानदार बात, ये तो सब जानते हैं, मैं आपको बताऊं, इंटरचेंज करने के लिए आपने बॉन्ड तोड़ा है। ऐसे कोई एटम और ग्रुप इंटरचेंज नहीं होते। मान लीजिए दो बच्चे ऐसे बैठे हैं, अगर मैं इनको बोलूं कि इंटरचेंज हो जाओ तो इन दोनों को अपनी जगह छोड़नी पड़ेगी। इंटरचेंज आपने किया है मतलब आपने बॉन्ड तोड़ा है। शानदार बात आ रही है, ध्यान दीजिए। मैंने आपको लिखवाया था कि टू चेंज द कॉन्फ़िगरेशन, टू चेंज द कॉन्फ़िगरेशन एट लीस्ट वन बॉन्ड मस्ट बी ब्रोकन एंड दिस बॉन्ड में बी सिग्मा, दिस बॉन्ड में बी पाई। अगर आप सिस से ट्रांस जाते हैं तो यह काम बिना बॉन्ड तोड़े नहीं हो सकता। रूम टेम्परेचर पर सिस कभी ट्रांस में नहीं जा सकता और ट्रांस कभी सिस में नहीं जा सकता। कॉन्फ़िगरेशन अपने आप चेंज नहीं होती है। और दोस्त आप कभी भी एस से आर में अपने आप नहीं जा सकते। एस भी कॉन्फ़िगरेशन है, आर भी कॉन्फ़िगरेशन है। अगर ये बदली हुई है मतलब बॉन्ड तोड़कर बदला गया है। आप सिग्मा बॉन्ड पर कितना घुमा लो मॉलिक्यूल को, आर था तो आर ही रहेगा, एस था तो एस ही रहेगा, कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होगा। अगर कॉन्फ़िगरेशन बदला है तो मतलब बॉन्ड टूटा है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं कि एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल नहीं है दोस्त। ये ऐसे इंटर कन्वर्ट नहीं होते एक दूसरे में जैसा आपका स्टैगर्ड एक्लिप्स में चला जाता था, एक्लिप्स स्टैगर्ड में। ऐसा करने के लिए आपको बॉन्ड को तोड़ने की जरूरत नहीं थी। लेकिन आर से एस जाने में, एस से आर आने में, सिस से ट्रांस जाने में, ट्रांस से सिस में आने के लिए आपको बॉन्ड तोड़ना पड़ता है। इसीलिए लाइन लिखवाई थी मैंने, टू चेंज द कन्फर्मेशन नो बॉन्ड इज ब्रोकन, टू चेंज द कॉन्फ़िगरेशन एट लीस्ट वन बॉन्ड मस्ट बी ब्रोकन, दिस में बी सिग्मा और दिस में बी पाई। क्लियर? आप इसको जल्दी से नोट डाउन करेंगे, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। कैप वाले मुझे 4 पहन दो। जल्दी जल्दी नोट डाउन करेंगे, दौड़ दो, जल्दी जल्दी नोट डाउन करेंगे भाई। इस हर एक पॉइंट को अप्लाई करना है, हर एक पॉइंट को हमें अप्लाई करना है क्वेश्चंस में।
ये आप केवल सीख रहे हो, अप्लाई करना क्वेश्चन जो आपको मॉड्यूल मिलेंगे, फाइंड द रिलेशन टाइप। अगर इस कंपाउंड को हम कंपाउंड नंबर क्या नाम दे दें, फर्स्ट, इसको नाम दे दें सेकेंड, और इस कंपाउंड को नाम दे दें थर्ड, तो आपको स्टीरियोकेमिकल रिलेशन बताना है। फर्स्ट एंड सेकेंड के बीच में क्या रिलेशन है, सेकेंड एंड अगर अपन बात करना चाहें थर्ड के बीच में क्या रिलेशन है, फर्स्ट एंड अगर अपन बात करें थर्ड के बीच में क्या रिलेशन है। अब देखो आपको फर्स्ट और थर्ड मिरर इमेज नहीं दिखेंगी, लेकिन आपको पता नहीं है कि मिरर रखा कैसे गया है वो मिरर इमेज, लेकिन मिरर कैसे रखा गया है वो आपको नहीं पता चलेगा, इसलिए हम हमेशा मदद लेंगे आरएस। एक कायरल मॉलिक्यूल की मिरर इमेज उसका कौन होता है, इनएंशियोमर, लेकिन क्या इनएंशियोमर पहचानने के लिए हम उसकी मिरर इमेज बनाएंगे, नो, आरएस की मदद से पहचानेंगे। मान लीजिए मुझे ये कंपाउंड दे दिया होता और चार ऑप्शन देकर पूछता कि बताओ इनमें से कौन सा इसका इनएंशियोमर है, तो मैं मिरर इमेज नहीं बनाता, मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन पता करता क्या है, एस, बाकी सब में देखता जिसकी भी आर आती मैं बोल देता इसका इनएंशियोमर है। तो अगर रिलेशन पहचानना है तो विद द हेल्प ऑफ आरएस कॉन्फ़िगरेशन, रिलेशन पहचानना है तो विद द हेल्प ऑफ आरएस कॉन्फ़िगरेशन। क्या आपके कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स इंटरकन्वर्टेबल होते हैं, नो, नहीं होते। आर है तो आर ही रहेगा, एस है तो एस ही रहेगा। आर कभी एस में और एस कभी आर में अपने आप नहीं बदलता है। जैसे स्टैगर्ड बदल जाता था एक्लिप्स में और एक्लिप्स बदल जाता था स्टैगर्ड में बाय रोटेशन अबाउट सिग्मा बॉन्ड, ये नहीं बदलते हैं। अगर आर से एस हुआ है इसका मतलब बॉन्ड तोड़ा गया है, और कोई भी बॉन्ड रूम टेम्परेचर पर अपने आप नहीं टूटता, चाहे वो सिग्मा हो चाहे वो पाई हो। सुलटा दिया है क्या, स्टीरियोकेमिकल रिलेशन नहीं बताया आपने, 1 एंड 2 में क्या रिलेशन है, तो देखो ये तो आपको साफ ही पता चल गया है। कैसे, ये मॉलिक्यूल क्या है, कायरल, और ये कायरल मॉलिक्यूल की मिरर इमेज, तो कायरल मॉलिक्यूल की मिरर इमेज उसका क्या होता है, एनेंशियोमर, तो एनेंशियोमर्स आर सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज और नॉन सुपर इंपोजेबल। कायरल मॉलिक्यूल की मिरर इमेज कैसी होती है, नॉन सुपर इंपोजेबल, तो यहां पर आपके ये तो रहेंगे रिलेशन में एनेंशियोमर्स, क्या रहेंगे, एनेंशियोमर्स। किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें, बताइए सेकंड और थर्ड में क्या रिलेशन है। देखो पहले कनेक्टिविटी देखो सेम है, जी हाँ, केवल स्पेस में आपको अलग दिख रहे हैं, लेकिन वो अलग नहीं है। यहां भी आर यहां भी आर, मतलब इनका अरेंजमेंट स्पेस में सेम है। तो बताइए ये आपस में क्या कहलाएंगे, होमोमर्स। होमोमर्स का मतलब समझते हो, सेम ही कंपाउंड, अलग नहीं है ये। फिर पूछ रहा है 1 और 3 में क्या रिलेशन है, तो 1 ये रहा और 3 ये रहा। फिर से बताओ, यहां कॉन्फ़िगरेशन एस और यहां कॉन्फ़िगरेशन आर, एनेंशियोमर्स। लेकिन सर मेरे को तो मिरर इमेज नजर आई, देखना किसने बोला मिरर इमेज, आरएस से आंसर देना है। किससे आंसर देना है, आरएस से। आइए दोस्त मैं आपको इंटरचेंज वाली बात समझाता हूं। किसकी बात समझाता हूं, इंटरचेंज। ध्यान से सुनिएगा, सभी का ध्यान अब इधर होना चाहिए। ये आपके सामने एक टेट्राहेड्रल एनवायरमेंट है। कैसा एनवायरमेंट है, टेट्राहेड्रल। क्लियर, देख लीजिए। आप बताइए ये कोई भी एटम हो, कार्बन मान लेते हैं, क्या ये कायरलिटी सेंटर है, हाँ, चारों पेन मैंने अलग अलग लिए, ठीक है। अगर ये चारों पेन अलग हैं, मतलब चारों एटम और ग्रुप अलग जुड़े हुए, कायरलिटी सेंटर है। अब आप पता है इस मॉलिक्यूल को यूं करो कुछ भी कर लो, कोई फर्क पड़ने वाला, हमेशा कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी, सेम। अगर आप इस मॉलिक्यूल को इस सिग्मा बॉन्ड पर घुमा भी देते हो, जैसे यूं घूम गया, देखो नीचे वाले तीनों घूम रहे कि नहीं घूम रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। द कॉन्फ़िगरेशन विल रिमेन्स द, आर था तो आर रहेगा, एस था तो, सिग्मा बॉन्ड के घूमने से कद्दू फर्क नहीं पड़ता। कॉन्फ़िगरेशन चेंज, कन्फर्मेशन चेंज होती है। आई बात समझ में। लेकिन अब मैं आपको बोल रहा हूं कि आपको ब्लू और ग्रीन को इंटरचेंज करना है, ब्लू एंड ग्रीन को इंटरचेंज, आप घुमा के इंटरचेंज नहीं कर सकते। आप इसको कितना भी घुमा लो, ये इंटरचेंज होने वाले, किसी भी सिग्मा बॉन्ड पर घुमा लो, चाहे आप ब्लू वाले पर घुमा लो। मान लीजिए अगर आपने मॉलिक्यूल को इस पर घुमाना शुरू कर दिया, तो देखो ये घूमना शुरू हो गया, लेकिन इंटरचेंज, स्पेस में इनका अरेंजमेंट नहीं बदलने वाला। आप जो जिसके पीछे था वो उसी के पीछे रहेगा। तो इंटरचेंज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, बॉन्ड
टूटा बॉन्ड, बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, टूटा बॉन्ड, इधर कौन आएगा आपका ग्रीन और उधर कौन जाएगा आपका ब्लू. नाउ दे हैव बीन इंटरचेंज्ड. So to interchange the atoms or groups, you have to break the bond. क्लियर? ऐसे नहीं होते हैं. तो जब आपका कॉन्फ़िगरेशन बदला है, मतलब देखो अब स्पेस में अरेंजमेंट बदल गया, तो किन्हीं भी दो एटम को अगर आप कायरलिटी सेंटर पर इंटरचेंज करते हो, कॉन्फ़िगरेशन बदल जाता है. आर था तो एस हो जाएगा, एस था तो. क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ? उससे भी जबरदस्त है इंटरचेंज वाला, क्योंकि बच्चों को लगता है मैं घुमा के इंटरचेंज कर सकता हूं. कभी भी घुमा के इंटरचेंज नहीं होते. बॉन्ड तोड़कर आपके एटम्स या ग्रुप्स को इंटरचेंज किया जाता है. क्लियर? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? अगला क्वेश्चन और भी शानदार क्वेश्चन है, आपको काफी चीजें सिखाएगा. अभी तक आपके मॉलिक्यूल में कितने कायरलिटी सेंटर थे? एक. अब आपके मॉलिक्यूल में कायरलिटी सेंटर आ रहे हैं एक से ज्यादा. थोड़ा सा लाइन बड़ी रखना ताकि आपको कॉन्फ़िगरेशन असाइन करने में दिक्कत ना आए. ये कंपाउंड नंबर हमारे पास 1 है. चलिए इधर अगर अपन बात करें तो ये कंपाउंड नंबर हमारे पास क्या है? सेकेंड. CH2SH. यहां पर आपका लगा हुआ है Br. यहां पर अगर अपन बात करना चाहें, एक मिनट चेक कर लेता हूं, Cl लगाया मैंने, H लगाया, H है भाई, नहीं. तो यहां पर अगर अपन बात करें लगा हुआ है हाइड्रोजन. यहां पर आपका लगा हुआ है ClH. दिस इज कंपाउंड नंबर सेकेंड. ठीक है. आइए नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें, ये हमारे सामने है CH2. यहां पर है CH2SH. इधर अगर अपन बात करें तो हमारे सामने लगा हुआ है H, इधर Br. इसमें अगर अपन बात करें तो इधर लगा हुआ है Cl, इधर लगा हुआ है H. दिस इज कंपाउंड नंबर थर्ड. नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो ये है CHO. यहां पर है CH2SH, कंपाउंड नंबर 4. इधर अगर अपन बात करें तो कौन आ गया है? Br. इधर कौन आ गया है? H. इधर आपका आ गया है Cl और इधर कौन आ गया है? H. दिस इज कंपाउंड नंबर 4. इधर अगर अपन बात करें तो ये हमारे सामने है कंपाउंड नंबर 5. यहां पर है CHO. क्लियर? इधर आपका है Br, इधर आपका है H. इधर अगर अपन बात करना चाहें Cl, इधर हमारे सामने है H और इधर है CH2SH. दिस इज कंपाउंड नंबर 5. क्वेश्चन क्या कह रहा है? स्टीरियो केमिकल रिलेशन बताना है. स्टीरियो केमिकल रिलेशन, स्टीरियो केमिकल रिलेशन आपको बताना है कि 1 एंड 2 के बीच में क्या रिलेशन है. 1 एंड 2 के बीच में क्या रिलेशन है. फिर आपसे पूछ रहा है 2 एंड 3 के बीच में क्या रिलेशन है. फिर आपसे पूछ रहा है 1 एंड 4 के बीच में क्या रिलेशन है. इसी प्रकार से अगर अपन बात करें तो फिर आपसे पूछ रहा है कि 1 एंड आपका जो 5 है उसके बीच में क्या रिलेशन है. फिर आपसे पूछ रहा है कि आपका जो 4 है एंड अगर अपन पूछें जो 5 है उसके बीच में क्या स्टीरियोकेमिकल रिलेशन है. ऐसे क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं. ये सेकेंड लास्ट है फिशर प्रोजेक्शन में. कौन सा है? सेकेंड लास्ट. पहले आप लिख दीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा कायरलिटी सेंटर है देन हाउ टू अप्रोच दैट क्वेश्चन. एक से ज्यादा कायरलिटी सेंटर्स हैं तो उस क्वेश्चन को आपको अप्रोच कैसे करना है, इस प्रकार से हम बातें यहां पर करेंगे. चलिए देखिए, सबसे पहले मेरी बात को आप सभी लोग ध्यान से सुनेंगे. अगर आपके मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा कायरलिटी सेंटर है, स्टेप नंबर 1, यू हैव टू
टू द आयुपैक नंबरिंग। क्या बोला? स्टेप नंबर 1, आप अपने मॉलिक्यूल में आयुपैक नंबरिंग करें। आगे बात समझ में? प्रायोरिटी नहीं, आयुपैक नंबरिंग। जैसे इस कंपाउंड में मेन फंक्शनल ग्रुप कौन है? CH। तो मैं कर रहा हूं यहां पर आयुपैक नंबरिंग। इस कार्बन को नंबर क्या मिलेगा? 1, इस कार्बन को 2, इस कार्बन को 3, इस कार्बन को 4। एग्जैक्टली इस कार्बन को नंबर क्या मिलेगा? 1, इसको 2, इसको 3 एंड इसको 4। इस कार्बन को बताओ 1, इसको 2, इसको 3 एंड इसको 4। इधर बताइए इस कार्बन नंबर को 1, इसको 2, इसको 3 एंड इसको 4। दोस्त इधर 1 मत लिख देना, क्योंकि इसका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नीचे की साइड लिखा हुआ है। तो अगर आपने यहां 1 लिखा, आप साफ है स्टीरियोकेमिकल में, तो यहां पर मिलेगा 1, यहां पर मिलेगा 2, यहां पर मिलेगा 3 और यहां पर मिलेगा 4। तो हमने नंबरिंग कर दी है। जी हां। अगला स्टेप आइडेंटिफाई। पेन डाउन होने चाहिए, आपको लिखने का मौका दिया जाएगा। अगला स्टेप, यू हैव टू आइडेंटिफाई द कायरलिटी सेंटर्स। जैसे 1 कायरलिटी सेंटर, 4 नंबर कायरलिटी सेंटर, 2 एंड 3 ऐसे हैं जो कायरलिटी सेंटर हैं। तो 2 नंबर इज द कायरलिटी सेंटर। नाउ असाइन द कॉन्फ़िगरेशन एट दिस कायरलिटी सेंटर्स। बिल्कुल स्लो मोशन में समझना है। आइए कार्बन नंबर 2 पर अपन आरएस कॉन्फ़िगरेशन असाइन करते हैं। बताइए इधर डायरेक्टली अटैच्ड एटम कौन है? हाइड्रोजन। इधर कौन है? ब्रोमीन। ध्यान से सुनते हुए जाना। ऊपर की साइड बताओ कौन है? कार्बन। नीचे की साइड भी बताओ कौन है? कार्बन। आप जानते हैं ना फिशर में जहां दोनों लाइनें क्रॉस करती हैं वह कार्बन होता है। दिस रिप्रेजेंट्स ए कार्बन एटम, दिस रिप्रेजेंट्स ए कार्बन एटम। बताइए चारों में से सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका है? ब्रोमीन। तो इसको प्रायोरिटी क्या दूंगा दोस्त? 1। पक्का? जी हां। सबसे कम किसका है? कार्बन। कार्बन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, तो इसको प्रायोरिटी क्या देंगे? 4। क्या ये डिसाइड हो गया? नाउ सर आई एम स्टिल कंफ्यूज्ड कि दोनों के एटॉमिक नंबर क्या है? सेम। तो डायरेक्टली अटैच्ड एटम के एटॉमिक नंबर अगर सेम आ जाते हैं तो सीआईपी सीक्वेंस रूल क्या कहता है? आगे वाले एटम्स के एटॉमिक नंबर कंपेयर कीजिए। कब तक? जब तक डिफरेंस ना आए। आप बता सकते हैं इस कार्बन पर कौन कौन जुड़ा हुआ है? प्लीज गलत जवाब मत देना। 2 ऑक्सीजन और 1 हाइड्रोजन। बिल्कुल सही जवाब। सीआईपी सीक्वेंस रूल रिवाइज कीजिए। ये ऐसे है CHO। तो कार्बन के ऑक्सीजन के साथ कितने बॉन्ड हैं? 2 और 1 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ। जिस एटम के साथ जितने बॉन्ड उतने एटम जोड़ दो, सिग्मा पाई सब मिला के। क्लियर? अब बताइए क्या आप मुझे बता सकते हैं इस वाले कार्बन के ऊपर कौन कौन जुड़ा हुआ है? एक क्लोरीन, एक हाइड्रोजन और एक कार्बन। डिक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, क्लोरीन, कार्बन, हाइड्रोजन। पक्का? जी हाँ। नाउ कंपेयर कीजिए आप। यहां पर हाईएस्ट एटॉमिक नंबर वाला कौन है? ऑक्सीजन। और यहां पर कौन है? क्लोरीन। तो इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा, तो इसको प्रायोरिटी ज्यादा मिलेगी। क्लियर? तो आप बताइए इसको 1 दे चुके, 4 भी दे चुके, तो इसको प्रायोरिटी कौन सी मिलेगी? बताइए। इसको प्रायोरिटी मिलेगी सेकंड और उसको प्रायोरिटी कौन सी मिलेगी? थर्ड। डिसीजन हो गया प्रायोरिटीज का। आइए अब आपको कहां जाना है? 1 से 2, 2 से 3। सर बीच में 4 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरा मूवमेंट रहेगा 1 से 2, 2 से 3। तो आई एम मूविंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। 1 से 2, 2 से 3 क्लॉकवाइज, लेकिन फोर्थ प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल पर है। तो मुझे यहां पर असाइन करना पड़ेगा, सॉरी एस। क्या असाइन करना पड़ेगा? एस। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन रहेगी एस। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं दोस्त? चलिए आगे हम किस प्रकार की बातें कर सकते हैं, जरा मेरी बात को आप ध्यान से सुनेंगे। वापस से इस पर प्रायोरिटी असाइन करनी है। कार्बन नंबर 3 जो कि कायरलिटी सेंटर है। बताइए इधर किससे जुड़ा हुआ है? हाइड्रोजन से। आप बताइए उधर किससे जुड़ा हुआ है? क्लोरीन से। आप बताइए इधर किससे जुड़ा हुआ है? कार्बन से। आप बताइए उधर भी किससे जुड़ा हुआ है? कार्बन से। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ? जी हाँ। आप बताइए सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर इधर हाइड्रोजन, कार्बन, क्लोरीन, कार्बन, तो इसको प्रायोरिटी क्या मिलेगी? 1। इसको प्रायोरिटी क्या मिलेगी? 4। तो ये तो हमने डिसाइड कर लिया, इसको हाईएस्ट और इसको लोवेस्ट। अब इन दोनों के एटॉमिक नंबर क्या है? सेम। आप बता सकते हैं इस कार्बन पर कौन कौन जुड़ा हुआ है? इस पर 1 सल्फर और 2 हाइड्रोजन, डिक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। इस कार्बन पर बता सकते हैं 2 नंबर पर क्या क्या जुड़ा हुआ है? ब्रोमीन, कार्बन और हाइड्रोजन। तो इस पर जुड़ा हुआ है ब्रोमीन, कार्बन एंड हाइड्रोजन। पक्का? जी हाँ। कंपेयर कीजिए, इस पर हाईएस्ट एटॉमिक नंबर वाला कौन है? सल्फर। और इस पर हाईएस्ट एटॉमिक नंबर वाला कौन है? ब्रोमीन। एटॉमिक नंबर में डिफरेंस मिल गया पहले पर ही। आप बताइए सल्फर और ब्रोमीन में से किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है? ब्रोमीन।
इट मींस इसको प्रायोरिटी कौन सी मिलेगी? पूरे ग्रुप को। इस पूरे ग्रुप को कौन सी प्रायोरिटी दे देंगे? सेकेंड। और इसको प्रायोरिटी कौन सी देंगे? थर्ड। बताइए कहां से कहां जाऊंगा? 1 से 2, 2 से 3। मेरा मूवमेंट बताओ कैसा है? 1 से 2, 2 से 3, एंटी क्लॉकवाइज। फोर्थ प्रायोरिटी कहां पर है? हॉरिजॉन्टल पर। तो क्या आएगा? आर। पक्का? जी हां, मैंने यहां पर कॉन्फ़िगरेशन असाइन कर दिया है। कायरलिटी सेंटर नंबर 2 का कॉन्फ़िगरेशन एस है, कायरलिटी सेंटर नंबर 3 का कॉन्फ़िगरेशन आर है। तो आपको इस प्रकार से लिखना है, यहां पर 2 पर कॉन्फ़िगरेशन एस आया है, 3 पर कॉन्फ़िगरेशन आर आया है। जब आप ऐसे लिख रहे हैं ना, इसका मतलब क्या है पता है? कार्बन नंबर 2 इज हैविंग एस कॉन्फ़िगरेशन, कार्बन नंबर 3 इज हैविंग कॉन्फ़िगरेशन आर। ये बता रहा हूं मैं आपको, स्टीरियोकेमिकल नोटिफिकेशन है। अब देखो, मुझे वाक्य में आरएस निकालने की जरूरत ही नहीं है। आपको तो नहीं होगी, आप तो घर से निकाल कर आए होंगे। नहीं दोस्त, आप पहले और दूसरे कंपाउंड को ऑब्जर्व कीजिए। पहले और दूसरे कंपाउंड को अगर आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो तो देखो, आपकी वर्टिकल लाइन में कोई चेंज है? एज इट इज है। आप देखो कार्बन नंबर 3 पर कोई चेंज है? Cl3 पर किधर है? राइट। H किधर है? इसमें भी राइट लेफ्ट, बिल्कुल सेम है सर, कोई बदलाव? तो इस कार्बन नंबर 3 पर कोई भी बॉन्ड्स में बदलाव नहीं है। जैसा स्पेस में ये है वैसा ही स्पेस में ये है। तो आप आराम से निकाल लेना, यहां पर कॉन्फ़िगरेशन आपका क्या आएगा? आर। निकाल लेना, मैं बता रहा हूं जैसे मैंने यहां निकाला। कार्बन नंबर 2 पर देखो, कार्बन नंबर 2 पर बदलाव है सर। किसमें? वर्टिकल लाइन तो एज इट इज है, देख लो आप, लेकिन हॉरिजॉन्टल लाइन में बदलाव है। क्या बदलाव है? पहले ब्रोमीन वर्टिकल लाइन के किधर होता था? राइट साइड में। अब किधर है? लेफ्ट साइड में। मतलब आप कह रहे हो एच और बीआर को इंटरचेंज किया गया है? यस। और इंटरचेंज बिना बॉन्ड तोड़े नहीं होता है, कॉन्फ़िगरेशन बदलेगी। इसका मतलब यहां पर क्या था? एस। तो यहां पर कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा? आर। आप पता कर लेना जैसे मैंने इसमें पता किया। तो इसका स्टीरियोकेमिकल स्पेसिफिकेशन बताइए। बताइए 2 पर भी क्या है? आर। बताइए 3 पर भी क्या है? आर। पक्का? दोस्त ध्यान दीजिए, आप कंपाउंड नंबर सेकंड पर कमेंट कीजिए। कंपाउंड नंबर सेकंड पर कमेंट कीजिए। दिस मॉलिक्यूल इज कायरल और है कायरल। दिस मॉलिक्यूल इज कायरल और है कायरल। कितने कायरलिटी सेंटर है? 2, सॉरी, एक या एक से ज्यादा? कायरलिटी सेंटर एक या एक से ज्यादा? अगर कायरलिटी सेंटर एक होता तो मॉलिक्यूल हमेशा, लेकिन एक से ज्यादा और मॉलिक्यूल कॉन्स्टिट्यूशनली कायरल ही होगा। नो नीड टू चेक सीओएस, नो नीड टू चेक। अगर तुमने बोला ना सर एक बार मैं सीओएस पीओएस चेक कर लेता हूं, इसका मतलब तू दिमाग से पैदल, तूने स्टीरियो को समझा ही नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनली अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है तो क्लियर। इसका मतलब मॉलिक्यूल क्या है? कायरल। अच्छा, कायरल मॉलिक्यूल की मिरर इमेज कौन होता है? एनएनसीओ। पक्का? सुपर इंपोजेबल या नॉन सुपर इंपोजेबल? दोस्त ये देखो, कंपाउंड नंबर सेकंड और थर्ड एक दूसरे की मिरर इमेज है, बीच में मिरर रखा हो जैसे। क्लियर? हमें नहीं पता करना यहां से, हमें तो यहीं से पता करना है, यहीं से। क्लियर? बताइए कार्बन नंबर 2 कायरलिटी सेंटर है? जी हाँ। कार्बन नंबर 3 भी कायरलिटी सेंटर है। आप देखो 1 के कंपैरिजन में, 1 के कंपैरिजन में देखिए 2 पर कोई बदलाव है क्या? वर्टिकल लाइन एज इट इज, BRH बिल्कुल सेम साइड है, तो कोई बदलाव नहीं है। इसका मतलब यहां कॉन्फ़िगरेशन S था तो यहां भी S आया होगा। आइए कार्बन नंबर 3 पर आप देखिए, कोई बदलाव है क्या? है। सर वर्टिकल में तो कोई बदलाव, लेकिन हॉरिजॉन्टल में है। इसका Cl किधर था? राइट में, लेकिन इसका Cl किधर है? लेफ्ट में। मतलब H और Cl को क्या किया गया है? इंटरचेंज। और हमने पढ़ा है कायरलिटी सेंटर पर किन्हीं भी दो एटम और ग्रुप को इंटरचेंज करोगे कॉन्फ़िगरेशन बदल जाएगा। पक्का? इसका मतलब यहां क्या था? आर। तो यहां पर क्या हो गया होगा? एस। तो बताओ कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा? 2 पर भी एस और 3 पर भी एस। ये देखो मिरर इमेज बिल्कुल अपोजिट चल रहा है। आइए आखिरी पर बात करते हैं। बताइए कार्बन नंबर 2 कायरलिटी सेंटर है क्या? कार्बन नंबर 3 कायरलिटी सेंटर है क्या? गौर से देखिए, 2 नंबर पर कोई बदलाव नजर आ रहा है? जी हां, क्या बदलाव नजर आ रहा है? सर एच और बीआर को इंटरचेंज किया गया है, तो वहां पर कॉन्फ़िगरेशन क्या था? एस। तो यहां पर क्या जाएगा? आर। आइए कार्बन नंबर 3 पर देखिए, कोई बदलाव नजर आ रहा है? गौर से देखिए, कोई बदलाव नजर आ रहा है? क्या बदलाव है? एच और सीएल को इंटरचेंज किया गया है, तो वहां पर क्या था आपका? आर। तो यहां पर क्या जाएगा? एस। बताइए यहां पर 2 पर क्या है? आर। 3 पर क्या है? एस। पक्का? जी हाँ। अब ध्यान से सुनिएगा,
फिशर में बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशंस होती हैं, मैं सारी ट्रांसफॉर्मेशन आपके साथ डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि दैट विल बी वेस्ट ऑफ टाइम और आपको कोई ज्यादा फायदा उनका होगा भी नहीं। कैसा नहीं होगा फायदा? क्योंकि आपको लगेगा कि मैंने बहुत आसानी से बिना रस के रिलेशन पहचान लिया, वो केवल क्लास में पहचान पाएगा, पेपर में नहीं पहचान पाएगा। ठीक है, तो हमें तो रिलेशन आरएस से चलना है। बिल्कुल कुछ हल्की चीजें हैं जो हमें मालूम होनी चाहिए, वो तो मैं आपको बताऊंगा ही बताऊंगा। सभी अपनी नोटबुक को टेबल पर रखेंगे, सभी अपनी नोटबुक को टेबल पर रखेंगे, नॉर्मली जैसे आपने लिखा था वैसे रखें। ठीक है, बिना उठाए 180 से घुमा दो नोटबुक को, चाहे क्लॉकवाइज चाहे एंटी क्लॉकवाइज, बिना उठाए नीचे रखे रखे 180 से घुमा दो। 180 से घुमा दिया है। अब आप देखो कंपाउंड नंबर 5 को, नोटबुक में देखो 5, बहुत अच्छे, आप अगले साल देखेंगे। इधर देखिए, आप देखेंगे कंपाउंड नंबर 5 को अपनी नोटबुक में और बोर्ड पे देखेंगे नंबर 1 को। आप चेक करो, एक बार नोटबुक की तरफ देखो कंपाउंड नंबर 5 और एक बार बोर्ड पर देखो कंपाउंड नंबर 1, आपको एग्जैक्टली सेम दिखाई दे रहा होगा। ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है अगर फिशर प्रोजेक्शन को कितने से घुमा दिया जाए, 180 डिग्री से पेपर के प्लेन में। मैंने आपको क्यों बोला कि नोटबुक आपकी उठनी नहीं चाहिए, क्योंकि प्लेन चेंज होने पर मामला बिगड़ जाता है। अगर पेपर के प्लेन में किसी फिशर प्रोजेक्शन को 180 डिग्री से घुमा दिया जाए तो वही कंपाउंड होता है जो पहले था, क्योंकि फिशर आपको सही इंफॉर्मेशन नहीं देता है, इमेज है, इसलिए यहां पर मामले बदल सकते हैं। तो इस पॉइंट को हम बाद में हैंडल करेंगे। आप जब कॉन्फ़िगरेशन पता करेंगे ना, तो यहां पर कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, एस, और यहां पर कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, आर, क्योंकि यहां पर बताओ 2 पर क्या था, एस, 3 पर क्या था, आर, तो आपने देखा इसी को 180 से घुमाने पर यही तो बन गया है। तो फिशर को 180 से घुमाया जाएगा पेपर के प्लेन में, तो क्या बनेंगे, होमोमर्स। आइए दोस्त, अब हम बात करते हैं, ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को, ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को। आपके स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में बहुत तरीके की रिलेशंस होती है, बहुत ही ज्यादा तरीके की रिलेशन होती है। दो स्ट्रक्चरल आइसोमर एक दूसरे के चेन आइसोमर हो सकते हैं, दो स्ट्रक्चरल आइसोमर एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर हो सकते हैं, दो स्ट्रक्चरल आइसोमर एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर हो सकते हैं, दो स्ट्रक्चरल आइसोमर एक दूसरे के मेटामर्स हो सकते हैं, दो स्ट्रक्चरल आइसोमर एक दूसरे के टोटोमर्स हो सकते हैं। पक्का? So there are number of relations in structural isomer, but in case of stereoisomer there is only two relation. दोस्त ध्यान से सुन लेना मेरी बात को, जबरदस्त पॉइंट है। या तो स्टीरियो आइसोमर एक दूसरे की मिरर इमेज होंगे या फिर नहीं होंगे, दो ही बात होती है। या तो स्टीरियो आइसोमर एक दूसरे की मिरर इमेज होंगे, यानी कि अगर आपसे कभी भी रिलेशन की बात करें, किसमें, स्टीरियो आइसोमर्स में, ध्यान से सुनना, ये जबरदस्त पॉइंट है। स्टीरियो आइसोमर्स में रिलेशन की बात करें तो दो टाइप के आपको रिलेशन मिलती है स्टीरियो आइसोमर में। या तो स्टीरियो आइसोमर एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे, अगर मिरर इमेज होंगे तो उन्हें हम क्या बोल देंगे, इनएंशियोमर्स। क्या बोल देंगे, इनएंशियोमर्स। अगर वो एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है तो फिर उन्हें बोलेंगे डायास्टीरियोमर्स। क्या बोलेंगे, डाया स्टीरियोमर्स। आपको बता दूं, इन स्टीरियो आइसोमर्स देयर इज ओनली टू रिलेशन, टू स्टीरियो आइसोमर्स में बी डायस्टीरियोमर और मे बी एनेंशियोमर, बस खत्म। और ये दोनों एक्सक्लूसिव हैं। अगर एक दूसरे की मिरर इमेज है तो एनेंशियोमर है, अगर एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है तो डायस्टीरियोमर। आप ये भी कह सकते हो, वापस सुनो, अगर दो स्टीरियो आइसोमर एक दूसरे के एनेंशियोमर्स नहीं हैं तो वो डायस्टीरियोमर होते हैं। सुन ध्यान से, अगर मिरर इमेज होंगे तो क्या होंगे, एनेंशियोमर, और मिरर इमेज नहीं होंगे तो डायस्टीरियोमर। यानी अगर कोई स्टीरियो आइसोमर एनेंशियोमर्स नहीं है मतलब मिरर इमेज, तो वो डायस्टीरियोमर होते हैं। तो अगर आप एनेंशियोमर्स को पहचान लेते हो तो बचे हुए डायस्टीरियोमर ही होते हैं। इसमें आपको पीएचडी करने की जरूरत नहीं है, देयर इज ओनली टू रिलेशन। लेकिन सर हमने तो पढ़ा है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स भी रिलेशन होता है, वो रिलेशन नहीं होता है। देयर इज रिलेशन टू आइदर एनेंशियोमर और डायस्टीरियोमर। बताऊंगा जब डायस्टीरियोमर पढ़ाऊंगा कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स भी डायस्टीरियोमर्स ही होते हैं। क्लियर? तो दो रिलेशन आपके सामने रहेगी। आप जानते हैं इसको आरएस कॉन्फ़िगरेशन से कैसे पहचाने, इसको आरएस कॉन्फ़िगरेशन से कैसे पहचाने।
हमने क्या लिखाया है, पहले नोट का पहला पॉइंट बताओ, ऑपोजिट आर एस कॉन्फ़िगरेशन, ऑपोजिट आर एस कॉन्फ़िगरेशन एट, अगर अपन बात करना चाहें, ईच कायरलिटी सेंटर, एट ईच कायरलिटी सेंटर, एट ईच कायरलिटी सेंटर। सिंपल सी बात है, अगर हर कायरलिटी सेंटर पर आरएस कॉन्फ़िगरेशन ऑपोजिट है तो एनेंशियोमर होंगे, और हर कायरलिटी सेंटर पर ऑपोजिट नहीं है तो डायस्टेरियोमर होंगे। सिंपल सी बात है, क्लियर। आइए अब हम स्टीरियोकेमिकल रिलेशन की तरफ चलते हैं। दोस्त ध्यान से सुनिए, आप देखो यहां से, क्या आपको 1 और 2 एक दूसरे की मिरर इमेज नजर आ रहे हैं? अगर मैं यहां मिरर रख दूं तो क्या मिरर इमेज है? बीआर के सामने ये तो सही है, लेकिन सीएल के सामने एच, ये तो कोई तिलिस्मी मिरर ही कर सकता है। तो आप देख सकते हैं कनेक्टिविटी दोनों में क्या है, सेम, पर एक दूसरे की मिरर इमेज, तो ये डायस्टेरियोमर होते हैं। क्या होते हैं? डायस्टेरियोमर। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन सर घुमा के फिरा के दे दिया तो आरएस आपकी मदद करेगी। आइए कंपाउंड नंबर 1 पर स्टीरियोकेमिकल स्पेसिफिकेशन बताइए। 2 नंबर पर क्या है? एस। 3 नंबर पर क्या है? आर। 2 से कंपाउंड बताइए। 2 नंबर पर क्या है? आर। और 3 नंबर पर क्या है? आर। पक्का? ये 2 नंबर का, 1 नंबर का है, ये 2 नंबर का। अब चेक करो कैसे रिलेशन देखते हैं। बताओ 2 नंबर पर इधर क्या था? एस, और इधर क्या हो गया? आर। तो 2 नंबर पर तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई? ऑपोजिट। आर का अपोजिट एस होता है दोस्त, एस का अपोजिट आर होता है। 2 नंबर पर तो बदल गया, एनेंशियोमर बोल दूं क्या? एट ईच कायरलिटी सेंटर। अब आइए 3 नंबर पर, बताइए इधर क्या था आपका? आर, और इधर क्या है? आर। तो बताइए क्या ये एग्जैक्टली अपोजिट है? नहीं, एक पर अपोजिट है और एक पर सेम। आप मुझे बताओ क्या एग्जैक्टली अपोजिट है? तो ये रहेंगे डायस्टेरियोमर। सिंपल सा रिलेशन होता है। तो इनके बीच में जो रिलेशन रहेगा वो रहेगा डायस्टेरियोमर्स का। पहले आप मुझे लिखने दें, आपको लिखने का मौका दिया जाएगा। आइए अगला रिलेशन हमें बताना है सेकंड में और थर्ड में। इधर देखो, आपने सेकंड और थर्ड में तो पहले मिरर इमेज बता रखा है, तो क्या होंगे? इनेंशियोमर्स। चलिए आरएस से बताते हैं। सेकंड में बताओ 2 पर क्या है? 3 पर क्या है? पक्का? बताइए थर्ड में बताओ 2 पर क्या है? 3 पर क्या है? ये देखो एग्जैक्टली ऑपोजिट। 2R से क्या हो गया है बताइए? 2S। और 3R से क्या हो गया है? 3S। इसे कहते हैं ऑपोजिट आरएस कॉन्फ़िगरेशन एट ईच कायरलिटी सेंटर। 2 का कंपैरिजन 2 से, 3 का कंपैरिजन 3 से। तो ये फिर से क्या निकल कर आएंगे आपके सामने? इनेंशियोमर्स। तो ये एक दूसरे के एनेंशियोमर्स हैं। अगर मिरर इमेज दिख रहे हैं तो भी, नहीं दिख रहे हैं तो भी, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए नेक्स्ट हमें कह रहा है 1 एंड 4 के बीच में क्या रिलेशन है? 1 पर बताओ 2 नंबर पर क्या है? एस। 3 नंबर पर? 4 में बताओ 2 नंबर पर क्या है? 4 आर। और 3 नंबर पर एस। यू कैन फाइंड आउट एट ईच कायरलिटी सेंटर कॉन्फ़िगरेशन इज अपोजिट। 2S से 2R, 3R से 3S, अपोजिट मतलब एनेंशियोमर्स। तो ये आप लोगों के सामने क्या रहेंगे दोस्त? एनेंशियोमर्स। स्टीरियोकेमिकल रिलेशन बताना आया। चलिए आइए 1 एंड 5 में बात करते हैं। किसमें? 1 एंड 5। 1 में बताओ 2 पर क्या है? 2 पर क्या है? एस। 3 पर क्या है? आर। 5 में बताइए, 5 में 2 पर क्या है? एस। और 3 पर क्या है? ये तो एग्जैक्टली सेम नहीं हो गया? और एग्जैक्टली सेम आ जाए तो होमोमर। दोस्त रुक जा, तेरे को साफ करेगा एग्जाम। जब ये 1 और 5 वाला आएगा ना, तेरे को साफ करेगा। कारण तो आयोपैक नंबरिंग नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? तू इधर निकालेगा एस, इधर आर, इधर निकालेगा आर, इधर, और डिक्लेयर कर देगा एनेंशियोमर। हालांकि तू 2 का कंपैरिजन किससे कर रहा है? 3 से। गलत है ये। 2 का कंपैरिजन 2 से, इसीलिए मैंने बोला पहले आयुपैक नंबरिंग कर। कभी गलती होगी ही नहीं। तो बताइए 2 पर एस, 2 पर एस, 3 पर आर, 3 पर आर, एग्जैक्टली सेम। तो ये आपके हो जाएंगे होमोमर्स। यानी कि साहब कंपाउंड एक ही है, बस आप अपनी आंखों से पहचान ना पा रहे हो। आइए फोर्थ एंड फिफ्थ में रिलेशन बताएंगे। फोर्थ में बताइए 2 पर क्या है? आर। 3 पर क्या है? एस। फिफ्थ में अभी आपने लिखा है 2 पर क्या है? एस, और 3 पर क्या है?
ये तो एग्जैक्टली ऑपोजिट। इसका मतलब ये एक दूसरे के क्या निकल कर आएंगे, इनएंशियोमर्स। क्या निकल कर आएंगे, इनएंशियोमर्स। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया है? चलिए, एनेंशियोमर वाली रिलेशन ज्यादा हो गई है तो डायस्टीरियोमर पर भी अपन बात कर लेते हैं। अब आपको बताना पड़ेगा सेकंड में एंड अगर अपन बात करें फिफ्थ में क्या रिलेशन है। सेकंड पर बताओ 2 पर आर, 3 पर भी आर। बताइए फिफ्थ में 2 पर क्या है, एस, और 3 पर क्या है, आर। आप देखो एक पर तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया है, चेंज। 2r से क्या हो गया, 2s, लेकिन 3r से क्या रहा, 3r। एक पर तो बदल गया और एक पर नहीं बदला। क्या ये एनेंशियोमर्स है? क्या ये होमोमर्स है? होमोमर्स में तो एग्जैक्टली सेम आता। तो ये क्या है फिर, डायास्टीरियोमर्स। तो ये एक दूसरे के क्या रहेंगे, डायास्टीरियोमर्स। दोस्त नोट डाउन कर दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। जल्दी जल्दी सुलटाते हुए आगे बढ़ेंगे। कई बार एग्जामिनर क्या करता है, एक का कॉन्फ़िगरेशन दे देता है, जैसे 1 का दे दे और बाकी सब का पूछे, तो विद इन 10 सेकेंड आंसर आपके पास होना चाहिए। क्योंकि हम जानते हैं अगर एक भी कायरल्टी सेंटर पर एटम्स और ग्रुप्स को इंटरचेंज किया गया है तो कॉन्फ़िगरेशन बदल जाएगा। अगर आप सोच रहे हैं एक पर दिया है बाकी पर पूछ रहा है तो सब में खुद से निकाल कर वहां पर बता रहे हैं, तो आप बहुत मेहनती हैं, करते रहिए ऐसी मेहनत। जब एग्जामिनर ने एक का कॉन्फ़िगरेशन दिया है दूसरे का पूछ रहा है, इसका मतलब आपको सीधा रिलेशन निकालना आना चाहिए। सेम नंबर का कंपैरिजन सेम नंबर से होना चाहिए। 2 नंबर का कायरल्टी सेंटर 2 नंबर से कंपेयर होगा, 3 नंबर का 3 से। अगर आप नंबरिंग नहीं करोगे तो आपसे मिस्टेक हो सकती है और आप साफ हो सकते हैं। अपने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में भी ऐसे क्वेश्चंस दिए हुए आरएस कॉन्फ़िगरेशन के। जल्दी जल्दी सुलटाएंगे भाई। स्टीरियो आइसोमर्स में कितनी रिलेशन होती हैं, 2। अगर एक दूसरे की मिरर इमेज है तो एनेंशियोमर, अगर मिरर इमेज नहीं है तो डायस्टीरियोमर। खत्म। सुलटा दिया है क्या? जल्दी जल्दी सुलटाएंगे भाई। अब तो सुलटा दिया होगा। आरएस कॉन्फ़िगरेशन हमारे बहुत काम की चीज है, SN1 SN2 में भी काम आएगा स्टीरियो केमिस्ट्री में। और क्या सिलेबस में है, जी हाँ, कुछ चीजें एनसीईआरटी थ्योरी में नहीं लिखता है।
एक्सरसाइज में बात कर लेता है या एग्जाम्पलर में बात कर लेता है? इसी के लिए मैंने आपको CIP सीक्वेंस रूल पढ़ाए थे। सुलटा दिया है क्या? और धीरे लिखो। ये डायग्राम तो पहले बना चुके थे, स्टीरियोकेमिकल रिलेशन ही तो लिखना था। अगर आपको कुछ भी नहीं चमक रहा है, रिलेट नहीं कर पा रहे हो 1 2 को, मत कीजिए। फिर क्या निकालिए? RS। आपका मेहनत बढ़ जाएगा, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन अगर आप अच्छी खासी प्रैक्टिस करोगे तो आपको RS की जरूरत नहीं पड़ती, सीधा भी आप स्टीरियोकेमिकल रिलेशन बता सकते हैं। रट के काम नहीं चलेगा। सुलटा दिया है क्या? चलिए, ये लिख देंगे, स्टीरियो आइसोमर्स के बीच में दो ही रिलेशन होती है। स्टीरियो आइसोमर्स या तो एक दूसरे के एनेंशियोमर्स होते हैं या फिर डायस्टीरियोमर। जो एनेंशियोमर्स नहीं होते वही क्या होते हैं? डायस्टीरियोमर। बहुत सिंपल बताया मैंने आपको। जो एनेंशियोमर्स नहीं होते वही क्या होते हैं? डायस्टीरियोमर। हालांकि हम इन पर भी अलग से बात करेंगे, पर मैक्सिमम चीजें हम यहीं पर इनकी कवर कर चुके हैं। नोट में लिखेंगे, if Fisher projection is rotated by 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 180 degree, if Fisher projection is rotated by 180 degree in the plane of paper, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, in the plane of paper, if Fisher projection is rotated by 180 degree in the plane of paper, homomer is obtained. Homomer is obtained if Fisher projection is rotated by 180 degree in the plane of paper. Homomer is obtained. लीजिए दोस्तों, अगला और आखिरी क्वेश्चन फिशर प्रोजेक्शन से, और यहां पर आपको बेहतरीन बातें बताई जाएंगी। आप सोच रहे होंगे कि सीधा ऐसे कैसे इसने स्टीरियोकेमिकल रिलेशन बता दिया है, बाकी वो जो आर्क इमेज ऐसे वो तो किया ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। ये दोनों आप लोगों के सामने ऑब्जेक्ट मॉलिक्यूल्स हैं जो कि एक दूसरे की मिरर इमेज है। मैंने आपको बताया था मिरर इमेज तो हर मॉलिक्यूल की बनती है। मिरर किसी को मना नहीं करता है कि उसके सामने आप कोई ऑब्जेक्ट रखे और उसको मना कर दे कि तेरी शक्ल पसंद, कि मैं तो इमेज बनाऊंगा ही नहीं। इमेज हर ऑब्जेक्ट की होती है, या तो सुपर इंपोजेबल या फिर नॉन सुपर इंपोजेबल। आइए दोस्तों, स्टेप नंबर 1, you have to identify the number of chirality centers. You have to identify number of chirality centers. कितने हैं? पक्का? जी हाँ। तो यहां पर आपका कायरलिटी सेंटर है, यहां पर भी आपका कायरलिटी सेंटर है, इसमें ये कायरलिटी सेंटर है और ये भी कायरलिटी सेंटर है। आप बताइए, क्या ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज दिख रहे हैं? क्या ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज दिख रहे हैं? जी हाँ। क्लियर? चलिए अब हम इस पर बात करते हैं। आप मुझे ना किसी भी एक कायरलिटी सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन बता दो, किसी, चाहे तो इसमें एक का बता दो, चाहो तो इसमें एक का बता दो, किसी एक का कॉन्फ़िगरेशन बता दो, मैं सब का RS कॉन्फ़िगरेशन आपको बता दूंगा। आप जल्दी से मुझे इस कायरलिटी सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन बता दो, मात्र इसका बताइए क्या है। देखिए मैं निकाल लेता हूं, आप पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। डायरेक्टली अटैच्ड एटम कौन है? ऑक्सीजन। इधर कौन है? हाइड्रोजन। उधर कौन है बताओ? कार्बन। पक्का? और इधर भी कौन है बताओ? कार्बन। पक्का? जी हाँ। तो सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन, इट विल गेट प्रायोरिटी 1। सबसे कम एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन, इट विल गेट प्रायोरिटी 4। ठीक है, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन। अब बताओ उस कार्बन पर कितने ऑक्सीजन लगे हुए हैं? दो बोलने वाले गर्दन तोड़ दूंगा तेरे। कितने ऑक्सीजन है? 3।
दो टाइप के अंधे होते हैं, एक आंख वाले एक बिना आंख वाले। तुम आंख वाले अंधे हो। कार्बन के ऑक्सीजन के साथ कितने बॉन्ड है टोटल? 3, 2 सिग्मा 1 पाई, तो सीधे 3 ऑक्सीजन एटम जोड़ो यहां पर। इस कार्बन पर बता सकते हो कौन कितने कौन कौन जुड़ा हुआ है? एक ऑक्सीजन, एक कार्बन, एक हाइड्रोजन। तो आई थिंक आपको डिफरेंस एटॉमिक नंबर्स में मिल चुका है। पहले दोनों के एटॉमिक नंबर सेम, आगे बढ़ो। इसमें ऑक्सीजन और इसमें कार्बन, तो उसका एटॉमिक नंबर ज्यादा, तो उसको अगली प्रायोरिटी मिलेगी। तो 1 तो हम डिसाइड कर चुके हैं, तो इसको कौन सी प्रायोरिटी देंगे? सेकेंड। और इसको कौन सी प्रायोरिटी देंगे? थर्ड। इस पूरे ग्रुप को थर्ड प्रायोरिटी मिल गई है। ठीक है, आइए कहां से कहां जाऊंगा? 1 से 2, 2 से 3। मेरा मूवमेंट बताओ। 1 से 2, 2 से 3। तो कैसा होना चाहिए था? एंटी क्लॉकवाइज। एंड फोर्थ प्रायोरिटी तो क्या आएगा? बता दिया था, राक्षस एस। मुझे पूरा विश्वास है ना, मैं तो पढ़ा ही रहा हूं। चलिए अब आपको बताता हूं, इसका कॉन्फ़िगरेशन एस मिलेगा, इसका कॉन्फ़िगरेशन एस मिलेगा, और इसका कॉन्फ़िगरेशन आर। तो सर आपने इतनी नौटंकी की ही क्यों? जब आपको इसका ही मालूम था तो ये भी आपने याद कर रखे होंगे, तो सीधे लिख देते। नहीं, इसका मैंने निकाला है। इसका कैसे बताया है मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले अगर आप दो सीधा सीधा कंपैरिजन पर गए तो आज आप साफ हो सकते हैं, कोई नहीं बचा सकता आपको। ठीक है, फिर आपको एक नया जुगाड़ बताया जाएगा कि ऐसा हो तो वैसा करो, वैसा हो तो वैसा। मैंने एक ही बोला है कि अगर स्टीरियो केमिकल रिलेशन निकालना है तो आप कंपैरिजन करेंगे, और कोई बात सोचनी नहीं है। आइए दोस्त, इस मॉलिक्यूल के बारे में क्या ख्यालात है? दिस मॉलिक्यूल इज कॉन्स्टिट्यूशनली सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल? कॉन्स्टिट्यूशनली सिमेट्रिकल। आप नंबरिंग यहां से करोगे तो फंक्शनल ग्रुप को 1 एंड 4, सब्स्टिट्यूएंट को 2 एंड 3, OH OH। क्लियर? कहीं से भी करो। लेकिन क्या नंबरिंग दोनों साइड से की जा सकती है? नहीं, नहीं की जा सकती। क्लियर? देखो अगर मैं नंबरिंग इधर से करूंगा, इधर से ऊपर की साइड से, तो बताओ 2 नंबर पर कौन आएगा? R, एंड 3 नंबर पर कौन आएगा? S। केवल इन्हीं में फर्क है, बाकी में कोई फर्क ही। अगर मैं नंबरिंग इधर से करूंगा तो बताओ 2 नंबर पर कौन आएगा? S, और 3 नंबर पर कौन आएगा? R। बाकी सब सही है। फंक्शनल ग्रुप को कितना मिलेगा? 1। मैं नंबरिंग कर देता हूं, देखिए पहले वाली नंबरिंग मैंने इधर से की है। ये रहेगा 1, ये रहेगा 2, ये रहेगा 3, और ये रहेगा 4। बताइए फंक्शनल ग्रुप को 1 एंड 4। क्लियर? टर्मिनल पर ये मिलेंगे। सब्स्टिट्यूएंट कौन है? OH OH, 2 3। अगर मैं नंबरिंग इधर से करता तो इस वाले को कितना मिलता? 1, इस वाले को क्या मिलता? 2, इसको क्या मिलता? 3, इसको क्या मिलता? 4। बताइए फंक्शन ग्रुप को 1 एंड 4, सब्स्टिट्यूएंट को बताओ 2 एंड 3। लेकिन फर्क है, अगर ये कहता हूं तो 2 पर क्या लिखा जाएगा? S, और इधर से करता हूं तो 2 पर क्या लिखा जाएगा? R। दोनों साइड से केवल और केवल किस में फर्क आ रहा है? कॉन्फ़िगरेशन पर। और ये आपका आईयूपैक का रूल है साहब, कि जब दोनों साइड से नंबरिंग करें और डिफरेंस केवल स्टीरियो केमिस्ट्री में हो तो सिस को प्रायोरिटी दी जाती है ओवर ट्रांस, आपके आर को प्रायोरिटी दी जाती है ओवर एस। इसका मतलब आपको कहां से नंबरिंग करना चाहिए? वहां से जहां आर को नंबर कम मिल रहे हो। इसका मतलब व्हाइट वाली नंबरिंग क्या है? सही, और येलो वाली नंबरिंग क्या है? गलत। तो मैं इसको हटा देता हूं, येलो वाली नंबरिंग नहीं करनी है। नंबरिंग केवल कौन सी करनी है? व्हाइट वाली। इसीलिए मैं कह रहा था कि जिसमें दोनों साइड से नंबरिंग सोची जा सकती हो, होगी तो एक ही साइड से, क्योंकि स्टिल द मॉलिक्यूल इज कॉन्स्टिट्यूशनली सिमेट्रिकल। कॉन्स्टिट्यूशनली सिमेट्रिकल है, बाकी तो मामला अलग भी हो सकता है। तो बताइए इसका अगर मैं आपसे कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए कहूं दोस्त, तो बताइए 2 नंबर पर कॉन्फ़िगरेशन क्या है? आर। बताइए 3 नंबर पर कॉन्फ़िगरेशन क्या है? एस। उधर बात करो। इसमें नंबरिंग फिर यहां से करोगे कि ऊपर की साइड से? ये रहेगा 1, ये रहेगा 2, ये रहेगा 3, ये रहेगा 4। बताओ दोस्त, 2 का आर, 3 का एस। अगर मैं इसको कंपाउंड क्या बोल देता हूं? फर्स्ट, और इसको कंपाउंड क्या बोल देता हूं? सेकंड। तो बता सकते हो फर्स्ट एंड सेकंड में क्या रिलेशन है? फर्स्ट एंड सेकंड में क्या रिलेशन है? बताइए अगर अपन बात करना चाहें तो यहां पर 2 पर क्या है? आर, 3 पर क्या है? एस। इधर 2 पर क्या है? आर, 3 पर क्या है? एस। आप बताइए कॉन्फ़िगरेशन एग्जैक्टली सेम। तो दोस्त ये तो क्या है? होमोमर्स। क्या है? तू इसके शिकार में आ सकता था अगर तूने नंबरिंग नहीं की होती तो।
तो बोलता आर का अपोजिट एस, एस का अपोजिट आर। क्लियर? मान लो तूने इसमें तो नंबरिंग यहां से कर ली और उसमें भी नंबरिंग वहीं से कर ली, तो बताओ 2 पर आर, 2 पर, 3 पर एस, 3 पर, तो डिक्लेयर कर देता इसको एनएनसीओमर। फिर तेरे को बोलता मास्टर नहीं 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 रुक जा, इसमें तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ये तो मीजो है। क्यों जा रहा है मीजो पर? या तो एक ही बात पर टिका रहा है, इसका मतलब तेरे खुद के फंडे क्लियर नहीं है, होमोमर्स है, क्योंकि तेरे को हाईपेक नंबरिंग नहीं आती है। ये तो ऑनलाइन आ गए लेक्चर, वरना हवा नहीं लगती थी। कैसे पहचानते थे? ये तो एकायरल है, एकायरल की मिरर इमेज होमोमर। फिर ऐसे लिखते थे, अगर मिरर इमेज आ जाए 2R, इधर क्या दिखेगा 2S, POS हो तो फिर होमोमर्स बोलना है। फिर तो आपका मतलब तो साफ हो गया कि हर क्वेश्चन के हिसाब से कॉन्सेप्ट आ रहे हैं आपके, हर जगह तो वैलिड होंगे ही नहीं। क्या हम इसको पहले ही डिक्लेयर कर चुके हैं ये होमोमर्स है? क्या हमने पहले डिक्लेयर कर दिया आरएस कॉन्फ़िगरेशन से क्या है ये होमोमर्स? अब सुन ध्यान से दोस्त, मुझे बताइए मॉलिक्यूल कायरल है या अकायरल? कॉन्स्टिट्यूशनली, then we have to check CUS and POS and you will find there will be plane of symmetry। अब बता, यहां पर कौन है? R, तो R की मिरर इमेज, इसलिए मैंने बता दिया था कि अगर ये R है तो ये क्या होगा? S। इधर देखिए, R की मिरर इमेज S, S की मिरर इमेज R, इसलिए मैंने सबके बता दिए थे। तो आप बताओ इसके अंदर क्या दिखाई दे रहा है आपको? POS। मॉलिक्यूल में कितने कायरल्टी सेंटर हैं? 2। मॉलिक्यूल कॉन्स्टिट्यूशनली कैसा निकला आपका? सिमेट्रिकल। हाँ, तो मुझे चेक करना पड़ा क्या? POS, क्योंकि फिशर में COS का तो मतलब ही नहीं है और POS आ गया। तो बताओ मॉलिक्यूल कायरल या अकायरल? अरे अकायरल मॉलिक्यूल की मिरर इमेज सुपर इंपोजेबल या नॉन सुपर इंपोजेबल? आइडेंटिकल या नॉन आइडेंटिकल? ये मतलब होता है आइडेंटिकल मिरर इमेज का कि दोनों सेम है, अलग नहीं है, तेरी आंखों को अलग नजर आ रहे हैं, तो ये आपके कैसे हैं? होमोमर्स। तो एक अकायरल मॉलिक्यूल की मिरर इमेज क्या होता है उसका? होमोमर होता है। अगर कोई मॉलिक्यूल कैसा है? अकायरल, और उसकी मिरर इमेज उसका होमोमर होता है। लेकिन एक कायरल मॉलिक्यूल की मिरर इमेज उसका इनएंशियोमर होता है। तो आप बताओ एनेंशियोमर हर मॉलिक्यूल के लिए एग्जिस्ट करेगा क्या? नो, केवल कायरल मॉलिक्यूल के लिए, क्योंकि अकायरल की मिरर इमेज तो उसका होमोमर हो जाता है। नोट डाउन करेंगे इसको और लिखेंगे कुछ बातें। नंबरिंग सोच समझ के करना, ये शानदार क्वेश्चन है, ये फिर लौटेगा मीजो में। अभी मैंने मीजो वर्ड इंट्रोड्यूस नहीं किया है, इस बार सीक्वेंसिंग में थोड़ा चेंज रखा अपन ने, सुलटा दिया है। नोट लगाकर लिख दो, achiral molecule and its mirror image are homomers। achiral molecule and its mirror image are homomers। हमने आरएस कॉन्फ़िगरेशन से प्रूव किया है दोस्त। achiral molecule and its mirror image are homomers। और कायरल मॉलिक्यूल की मिरर इमेज उसका कौन होता है? तो लिख दो, कायरल मॉलिक्यूल एंड इट्स मिरर इमेज आर enantiomer। कायरल मॉलिक्यूल एंड इट्स मिरर इमेज आर enantiomer। enantiomer एक रिलेशन है। क्या है? रिलेशन। जैसे आप कभी बच्चे पैदा हो जाते हैं जो बिल्कुल एक जैसे होते हैं, आप क्या बोलते हैं? ट्विंस। इट इज ए रिलेशन। होते तो अलग हैं लेकिन दिखते एक जैसे हैं, तो ट्विंस एक रिलेशन है। ऐसे enantiomer एक रिलेशन है दो कंपाउंड्स के बीच में। कायरल मॉलिक्यूल एंड इट्स मिरर इमेज आर enantiomers। अगला पॉइंट, इससे हमें क्लियर हो गया है कि हर मॉलिक्यूल की मिरर इमेज उसका enantiomer नहीं हो सकता है। enantiomers exist for chiral molecule only। enantiomers exist for chiral molecule only। enantiomers exist for chiral molecule only। आपसे क्वेश्चन पूछेगा एक दिन कि बताइए किसका enantiomer एग्जिस्ट करेगा, तो जो कायरल होगा उसी का एग्जिस्ट करेगा, जो अकायरल होगा उसका एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। मैंने बोला था ऑप्टिकल शब्दों का भ्रमजाल, उलझाएगा। एनेंशियोमर बच्चा जानता है, पर बच्चों को ये नहीं पता एनेंशियोमर किसका एग्जिस्ट करता है और किसका एग्जिस्ट नहीं करता है। इससे क्लियर हुआ कि हर मॉलिक्यूल की मिरर इमेज उसका एनेंशियोमर नहीं होता है। यही पॉइंट क्लियर हुआ। तो ये हमने आरएस कॉन्फ़िगरेशन की बातें की हैं, किसके अंदर? फिशर प्रोजेक्शन के अंदर। नेक्स्ट हम लिखेंगे आरएस कॉन्फ़िगरेशन इन वेज्ड ए।
RS configuration, B part, RS configuration, RS configuration in wedge dash formula, RS configuration in wedge dash formula. जैसे हम wedge dash फिशर में बात कर रहे हैं, हम वैसे ही न्यूमैन और सॉहर्स में भी बातें कर सकते हैं, लेकिन हमारे काम का नहीं है। देखिए, आप एक बात बताओ, जो फिशर में वर्टिकल लाइन होती है, जो फिशर में, वो रियल में वेज डैश में कौन होता है, वेज या डैश? बस, तो वो पॉइंट सीधा कॉपी पेस्ट कर। वहां पर फोर्थ प्रायोरिटी कहां पर होती थी, वर्टिकल पर, तो यहां वो फोर्थ प्रायोरिटी कहां पर मानो, डैश पर। वर्टिकल लाइन कौन सी होती है, डैश, और हॉरिजॉन्टल लाइन वेज। रटने की जरूरत ही नहीं। क्लियर? तो बस मैं ये लिखवाना चाह रहा था। मान लीजिए आप 1 से कहां जा रहे हैं, 2, 2 से कहां जा रहे हैं, 3, और आपका मूवमेंट क्या है, क्लॉकवाइज। तो अभी चिल्ला दोगे क्या, कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? नहीं। मान लीजिए आप 1 से कहां जा रहे हैं, 2, 2 से कहां जा रहे हैं, 3, और आपका मूवमेंट कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। आर या एस कौन डिसाइड करता है, फोर्थ प्रायोरिटी। तो ये आपका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, आर, और ये आपका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, एस। कब? जब आपकी फोर्थ प्रायोरिटी कहां पर रहेगी, डैश पर। इफ फोर्थ प्रायोरिटी, इफ फोर्थ प्रायोरिटी ऑन डैश। आप बताइए, जो वेज डैश में डैश होता है वो फिशर में वर्टिकल लाइन होता है। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें, 1 से कहां जा रहा हूं, 2, 2 से कहां जा रहा हूं, 3, लेकिन मूवमेंट कैसा है मेरा, क्लॉकवाइज। 1 से कहां जाना है मुझे, 2 पर, 2 से कहां जाना है मुझे, 3 पर, और मेरा मूवमेंट कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज। अब वो आर आएगा या एस आएगा, ये कौन डिसीजन लेगा, फोर्थ प्रायोरिटी। ये आपका एस हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, आर। अगर आपकी फोर्थ प्रायोरिटी कहां पर आ जाए, वेज पर। इफ फोर्थ प्रायोरिटी ऑन वेज। आप जानते हैं ना, जो फिशर में हॉरिजॉन्टल होता था वो क्या होता था, वेज, और जो वर्टिकल होता था वो क्या होता था, डैश। तो आपका क्लॉकवाइज जाने पर आर आएगा या क्लॉकवाइज जाने पर एस आएगा, ये कौन डिसाइड करेगा, फोर्थ प्रायोरिटी। उसको देखे बिना अगर आप कोई कमेंट कर रहे हो तो आप सुलझ सकते हो। आज के इतना ही दोस्तों, बाकी बात करेंगे हम अगली क्लास में। अगर आपको डाउट है तो आप मिल सकते हैं 506 के बाहर, सेकंड क्लास के बाद में वही मिलूंगा आपको।